चंबल का पानी हूँ। आप एक अच्छी ड्राइवर भी हैं। बहुत अच्छी। मैंने अकेले पहाड़ों पे बड़ी गाड़ियाँ चलाई हैं। मैं कहीं भी ड्राइविंग कर सकती हूँ। बहुत पागल। वो क्या करेगा, अरे भाभी जी 16 साल में इतनी बड़ी लगने लग गई आपकी लड़की। मेरे फूफा जी मुझे अलग से ले जाते थे और ले जाके मुझे अलग से कहते थे अब तो खा ले। महिलाओं का आगे बढ़ना समाज को पसंद नहीं होता, ये सच है क्या? 15, 20, 25 बच्चों की मुझे दुहाई दी जाती थी बचपन में कि फलाने के बच्चे को देखो। उनको कितने से लोग जानते हैं आज की डेट में। औरत कमजोर होती नहीं है, उसे बना दिया जाता है। औरत अकेली होती नहीं है, उसे अकेला कर दिया जाता है। सबसे पहले लड़कियों को, महिलाओं को अपने घर में ही इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप किसी लेडी की बॉडी शेमिंग कर कैसे सकते हो? बीइंग अ फीमेल मैं कभी किसी लेडी की बॉडी शेमिंग नहीं करती। जब आपने ज्योतिष सीखा तो कितना आसान था या फिर बहुत मुश्किल? बहुत मुश्किल था। आप सोशल मीडिया की दुनिया में आई तो भारती सिंह से इंस्पायर? बहुत इंस्पायर्ड हुई मैंने उनसे बोला भी था ये बात कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई। और अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ को एक लाइन में बताइए, आप अपनी जिंदगी को एक लाइन में कैसे मिला अपनों से धोखा? विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा। मेरे घर के मेल्स ने मेरे अंदर से वो डर निकाल के बाहर कर दिया। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फेज आया जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया, बड़ा मुश्किल है सब? इसी बात पर मेरी ये 2 लाइन उस हर मर्द के कानों तक पहुंचा देना आराधना। नमस्कार। आज की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जिसे तय करने के लिए एक महिला को हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, समाज की नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना पड़ता है। संघर्षों से भरा ये सफर एक महिला के लिए आसान होता है? कहा जाता है कि ये रास्ता सभी के लिए समान है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? आज विमेंस टॉक के इस एपिसोड में हम एक ऐसी सफल महिला से मिलेंगे जिन्होंने पूरे समाज को चुनौती देकर अपने संघर्ष से अपनी सफलता की एक नई कहानी लिखी। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे उनके जीवन के वो पहलू जिनसे आपको मिलेगी प्रेरणा और आपको उनके संघर्षों और सफलता की कहानी हम आपको बताएंगे। तो कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। कौन है त्रिशला चतुर्वेदी जिन्हें हम देख रहे हैं, या फिर एक और त्रिशला जी हैं जिन्हें सिर्फ वही जानती है? मुझे ऐसा लगता है आप भी एक फीमेल हैं और मैं जितना फीमेल्स को आज तक बहुत करीब अपनी नज़र से पढ़ पाई हूँ, समझ पाई हूँ, हर औरत के अंदर ना एक उसका अस्तित्व छुपा होता है। तो कोई ऐसा हिडन सीक्रेट या कोई हिडन बातें नहीं है मेरे अंदर। मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं हूँ। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मेरे जो दिल में होता है वो मेरी ज़बान पे होता है। फिर मुझे अच्छा लगे तो मैं अच्छा बोलती हूँ और मुझे बुरा लगे तो मैं बहुत क्रोध में आकर उसका बहुत विरोध भी करती हूँ। मैं चीज़ों को गलत होते हुए देखकर चुप नहीं बैठ सकती। मेरी आदत नहीं है, मेरा नेचर नहीं है। अगर आप मुझसे ये कहें कि कौन है त्रिशला, तो मैं यही कहूँगी कि एक ही चीज़ है बस जो मुझे वो पूर्ण करती है या मेरा होना सार्थक करती है कि मैं बस अपने ठाकुर जी की बहुत 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 पागल प्रेमी हूँ। आप एक सफल महिला हैं और समाज में एक अलग पहचान आप बना चुकी हैं। ये सफर कैसा था? संघर्ष तो था, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ बिना संघर्षों के प्राप्त ही नहीं होती। अगर हम बात करें कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पर एकदम से सफल हो जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपेक्षाकृत मैं जब उन बच्चियों को, उन महिलाओं को सुनती हूँ जो मेरे पास आती हैं या जो मुझसे बात करती हैं या जो मुझसे जुड़ी हैं, अगर मैं उनके जीवन को अपने साथ जोड़ूँ तो मैं कहती हूँ कि टचवुड मैं थोड़ी ज़्यादा लकी रही, क्योंकि मुझे जो विरासत में मिला
उसके लिए मैं पहले से ही चुनी जा चुकी थी। हम्म मेरे जन्म से पहले ही मेरे दादाजी ने, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, हम्म उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ये यही काम करेगी। हम्म और उन्हें बहुत अच्छी से पता था कि ये इसी काम के लिए ही जन्म ले रही है, तो कोई डाउट नहीं था। हाँ, संघर्ष इस तरह का ज़रूर था कि मैं कुछ और करना चाहती थी, मेरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में जाने का था, पर चूंकि बाबूजी का आदेश था और उन्होंने बचपन से उसी चीज़ के लिए तैयार करवाया, हम्म तो मैंने अपने सपनों को, कह सकते हैं कि बक्से में बंद कर दिया, या ये कह लीजिए कि अपने गुरु की बात को बड़ा कर दिया। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो एक बहुत टफ डिसीजन था मेरी लाइफ का, जहाँ मुझे अपनी पसंद को मारना था और वो करना था जो मेरे आराध्य ने और जो मेरे गुरु ने मेरे लिए तय कर रखा है। क्या बनना चाहती थी आप? मैं डिज़ाइनर बनना चाहती थी, चाहे मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनती, या मैं फैशन डिज़ाइनर बनती, या मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बनती, मैं कुछ भी बनती, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग सेक्टर में जाना चाहती थी। और अब आपको ऐसा लगता नहीं है कि अब करे, या फिर कभी उसके बाद लगा नहीं? नहीं लगा, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे शायद एक ऐसा फील्ड दे दिया जहाँ मेरी वो दबी हुई ख्वाहिश भी मैं बाहर निकाल सकती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी की ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन चुनती हूँ कैसे चाहिए मुझे, उनमें और क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कब उनको साड़ी के रूप में चाहिए, कब लहंगा चाहिए, कब मुझे मेरी राधा रानी के लिए कुछ और नया अलग श्रृंगार चाहिए, मैं उन्हें कैसे और सजा सकती हूँ। हाँ, हो सकता है अगर मैं फैशन डिज़ाइनर बनती तो मैं शायद एक इंसान को सजा रही होती, और ईश्वर ने कहा कि तू मुझे सजा ले, तो इससे बड़ी और मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। मैं उनके लिए घर सजाती हूँ, मैं उनके लिए इंटीरियर करती हूँ, मैं अपने जब भी मुझे मौका मिलता है, साल 2 साल 3 साल, मेरा जो ठाकुर जी का मेरा मंदिर है अपने घर में, मैं उस मंदिर को नए-नए तरीके से हर बार सजाती हूँ। जैसे अभी लास्ट हमने पूरा शीश महल बनाया था अपने ठाकुर जी के लिए। अभी मेरा मन है कुछ और करने का, तो नया कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए। अपना शौक मतलब पूरा करती रहती हैं आप हाँ, कहीं ना कहीं। अपने लिए साड़ी डिज़ाइन करती हूँ, घर को सजाती हूँ, ज्वेलरीज जैसी मुझे चाहिए मैं वैसी डिज़ाइन कर करके ज्वेलरी मैं अपने हस्बैंड को भेजती रहती हूँ कि मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, फिर वो मेरे लिए वो बनवा देते हैं। तो आप अपने लिए साड़ियाँ भी डिज़ाइन करती हैं और आपने वो पहनती भी हैं आप? हाँ, मैं पहनती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भी डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, मतलब आपने उस शौक को अपने अंदर जिंदा रखा और आप उसको जी रही हैं। बिल्कुल मैं जी रही हूँ, और बहुत बेहतरीन तरीके से जी रही हूँ। लेकिन वो मैं अब शौक के रूप में कर रही हूँ। तब मेरा मन था कि मैं उसे प्रोफेशन के रूप में करूँ। अच्छा, अभी यह है कि जो भी है उसको स्वीकार करके उसमें ही आपने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। मैं आपको अगर एक शब्द में एक बात कहूँ, मैं किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विरोध करने पर बिलीव नहीं करती। चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो दीन स्थिति हो, चाहे वो काल हो, चाहे वो परिस्थिति हो, जैसी भी जो भी चीज़ें रही हैं ना, मैं उसमें अपने आप को सरेंडर कर देती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे कुछ प्रयास से या मेरे कुछ करने से और लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, मेरे मुझसे जुड़े 10 लोग अगर उस चीज़ से खुश हो सकते हैं, तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी चीज़ों का त्याग बहुत सरलता से कर सकती हूँ, बिना दुखी हुए। मतलब आप मुझे दुखी नहीं देखेंगे कि ये बहुत दुखी है तो ये काम करे, नहीं, मैं बड़ी खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके मैं कर देती हूँ। लेकिन महिलाओं का आगे बढ़ना समाज को पसंद नहीं होता, ये सच है क्या? 2 तरह के समाज होते हैं बेटा। एक समाज वो होता है जो हमसे दूर होता है, और एक समाज वो होता है जो हमारे करीब होता है। ये जो दूर वाला समाज है ना, ये मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा डाउन नहीं करता, ये आपको इतना बैकवर्ड नहीं बनाता, जितना आपको ये जो आपके इर्द गिर्द का समाज है, ये आपके लिए गड्ढे खोदने का काम करता है।
आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फर्स्ट स्टेप रिश्तेदार, आपके अपने ऐसे लोग जो जिनका आपके यहाँ पर लगातार आना जाना है, वो क्या करेगा, अरे भाभी जी 16 साल में इतनी बड़ी लगने लग गई आपकी लड़की, अरे भाभी जी देखो बिना दुपट्टे घूम रही है, अरे कैसे कपड़े पहनती है, भाभी जी इसके तो बाल कैसे होते जा रहे हैं, कौन से घर में जाएगी, क्या करेगी। तो देखिए क्या है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हमारे लिए ना दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर हम दूर के समाज की बात करें तो वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें 4 एडवाइस अच्छी दे जाते हैं। दीदी आप ये कर रहे हो, ये मत करो, ऐसे कर लो। अच्छा आप नया काम चालू करना चाहते हो, सुनो ये ट्राई करके देखना, यहाँ जाके देखना। तो हम बेसिकली कौन से समाज की बात करें, सबसे पहले तो वो सोचने वाली बात है। अगर हम फर्स्ट स्टेप समाज की बात करें, जो जिनका हमारे यहाँ आना जाना और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, अगर हम उनकी बुआएं, वो सबसे पहले गड्ढा खोदने का काम करती हैं और भगवान ने इतनी कृपा करके मुझे वो आशीर्वाद प्रदान करके रखा है कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही मेरी बुआ ने किया है। उनको मेरी हर बात पे टिप्पणी करने का बहुत शौक रहा है। हाँ ये सच है ज्यादातर घरों में। तो लेकिन शायद वो एक बहुत अच्छी चीज रही कि उससे मैंने सीखा कि मुझे ऐसी बुआ नहीं बनना। तो कहीं ना मुझे समाज से इतनी दिक्कतें नहीं हैं। समाज तब आपके लिए कुछ बोल पाता है जब आपका परिवार आपके लिए ऑलरेडी गड्ढे खोद रहा होता है। इंसान को अगर घर के अंदर ही आंसू पोंछने वाले लोग मिल जाएंगे, घर के अंदर से ही कंधे मिल जाएंगे जिस पर आप सर रखकर अपने भाव, अपने इमोशंस, अपने दुख बयान कर सके, तो बाहर जाकर आपको कंधे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के दरवाजे जब खुले होते हैं ना, तब लोग उसके अंदर झांका करते हैं, लेकिन घर के अंदर ही जब छेद करके लोग आपकी बातें बाहर तक पहुंचाने का काम कर देना, तो इससे बड़ा आपके जीवन का मुझे लगता है नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर उस समाज की बात करें तो हाँ, ये समाज हमेशा से यही काम करता है। आपके ही घर के लोग, अरे इसकी बेटी सुंदर कैसे है, मेरी बेटी सुंदर नहीं है, इसको लोग इतना क्यों पूज रहे हैं, इसके वीडियोस इतने वायरल क्यों होते हैं, ये जो भी बोल दे वो इतना क्यों सुना जाता है। तो ये घर के फर्स्ट स्टेप लोग ही करते हैं जो कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं। मैंने तो बड़ा सुना है भाई ये कंपैरिजन, फलाने के बच्चे को देखो। क्यों देखो, क्यों देखो, मुझे नहीं देखना किसी और के बच्चे को, मैं अपने आप को जानती हूँ। फलाने के इतने बच्चों में जिन 15, 20, 25 बच्चों की मुझे दुहाई दी जाती थी बचपन में कि फलाने के बच्चे को देखो, उनको कितने से लोग जानते हैं आज की डेट में, और बड़े अभिमान से ये बात कह सकती हूं कि उनसे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। तो क्यों देखो, हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है। अगर यही बात सेम लता मंगेशकर जी को बोली जाती, दूसरों को देखो, सचिन तेंदुलकर को बोली जाती, दूसरों को देखो, सुष्मिता सेन को बोली जाती, दूसरों को देखो, तो क्या वो होते? दूसरों को दिखाओ मत। एक तो ये कंपैरिजन करने का जो हमारे समाज के अंदर कीड़ा है ना, ये बहुत गंदा है। आप किसी से इंडिविजुअली क्यों नहीं प्यार कर सकते जैसा वो है? क्या सच में सबसे पहले लड़कियों को, महिलाओं को अपने घर में ही इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये भी सच है। करना पड़ता है, बहुत जगह करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आपको पुरुष वर्ग इतना परेशान नहीं करता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पूरे सिस्टम में जितने मेरे घर के अंदर मेल्स थे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे फूफा जी, मेरे बाकी जितने भी लोग जो मेरे परिवार में मेल्स थे, उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए ये नहीं दिखाया होगा कि ये काम तू नहीं कर सकती। हमारे घर में पार्किंग के 2 गेट्स हुआ करते थे, एक बड़ा गेट हुआ करता था, एक छोटा गेट हुआ करता था, और हमारे यहाँ 2 गाड़ियां हुआ करती थी। तो जो बड़ा गेट था उसमें से हमारे यहाँ इनोवा बहुत आराम से अंदर घुस जाती थी, इनोवा हुआ करती थी। तो जो दूसरा गेट था ना,
उसमें हमारी छोटी गाड़ी खड़ी होती थी। अब वो छोटी गाड़ी भी जो थी वो आप कह सकते हो कि इतनी छोटी नहीं थी जैसे मारुति ऑल्टो और ये सब होती हैं, थोड़ी-सी चौड़ी गाड़ी थी वो। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, टाटा की एक गाड़ी बीच में निकली थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, आएगा तो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो वो गेट एक्यूरेट उतना था कि बस गाड़ी अगर आप सीधी करके उसमें घुसा दोगे तो वो अंदर चली जाएगी, और अगर ज़रा भी आपका स्टीयरिंग इधर-उधर हो गया तो गाड़ी भिड़ेगी या कहीं ना कहीं से उसमें स्क्रैच आएंगे। अब आप ये सोचो, मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगी थी रोज उस गाड़ी को अंदर पार्क करने की। आप खुद चलाती थी मैं गाड़ी चलाती थी और खुद ही पार्क करती थी? मुझे ही पार्क करने दिया जाता था, और मैं क्योंकि इनोवा तो बड़ी आराम से हो जाती थी, गेट चौड़ा था, बड़े आराम से मैं अंदर खड़ी कर देती थी उसे। जब उस गाड़ी को करने का मौका आता था तो मुझे बड़ा टेंशन होता था, ज़रा भी इधर उधर हो गया तो स्क्रैच लगेगा, ज़रा भी इधर। और रोज रात को मेरे घर के अंदर आधा घंटे इस बात की बहस होती थी, मैं बाथरूम में घुस जाती थी, मुझे टाइम लगेगा, आप कर दो पार्क, नहीं तू आ, तू करेगी, ऐसे बोलते थे मुझे, तू आ तू करेगी, अच्छा ठीक है। फिर अच्छा जिद इतनी कि करना है तो तुझे ही करना है। अब खड़े हैं, मैं बोल रही हूँ नहीं देखो लग जाएगी, आप कर लो, मेरी बात मान जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं लगेगी तो लग जाएगी, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक करा लूंगा, पेंट करवा लूंगा, तुझे ही करनी है अंदर, अंदर तो तू ही करेगी। ये चीज़ ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया, इतना परफेक्ट बना दिया कि आप आज ऑल ओवर इंडिया मुझसे कहो कि मैम आप ड्राइव कर लो, मैं कहीं भी ड्राइविंग कर सकती हूँ। तो आप एक अच्छी ड्राइवर भी हैं? बहुत अच्छी। हाँ। मैंने अकेले पहाड़ों पे बड़ी गाड़ियाँ चलाई हैं। अच्छा। जहाँ आदमी भी थोड़ा सोचते हैं कि कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने अकेले ड्राइव किया है। ड्राइविंग का बहुत शौक है आपको? बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो देखो ये एक आपको ना कहीं आपके घर वाले ही मजबूती देते हैं, बनाने का काम करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो मेरे घर के जितने भी मेल्स थे वो सारे के सारे मुझे बड़ा प्रोवोक करते थे, ये काम यही करेगी। जैसे बाहर का कोई काम हुआ, बाहर से कुछ भी लाना हुआ मार्केट से, ये लो पैसे जाओ लेकर आओ, इतने में नहीं आता, अरे करो बार्गेनिंग जाके। मेरे घर के बाहर 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर खड़े हैं, और मुझे ये कहा जाता था कि जाओ लोकल बस से कॉलेज जाओ, ये लो टिकट के पैसे, लोकल बस से जाओ। क्यों जाओ लोकल बस से? बड़ा मुश्किल होता है जिसने लग्जरी में जिया हो, जिसके पास गाड़ियां हो, और फिर बाद में उन बच्चों को साबित करना पड़ता है कि अब बस से जाओ। ये मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैंने भी बहुत सफ़र किया है बस से। कोई चीज़ करनी है तो अगर पापा को कह दिया, सिफारिश लगा दी पापा को कि पापा ये काम आपको करवाना है, हाँ। तो तुरंत पापा कह देते थे हाँ ठीक है हम करवा देंगे, पर पहले तुम इस काबिल बनो कि मैं तुम्हारा काम करवा दूं। तो आपकी फैमिली जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है ना, तो मुझे लगता है आप एक बहुत बेहतरीन इंसान बनकर सामने आते हैं, आपके अंदर से डर सारा निकल जाता है। तो मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरे घर के मेल्स ने मेरे अंदर से वो डर निकाल के बाहर कर दिया। उन्होंने मुझे कहीं ये अनुभव ही नहीं होने दिया कि मैं एक फीमेल हूं और मैं ये नहीं कर सकती। बल्कि मेरी मम्मी ही लड़ती रहती थी, अरे इसको घर का कुछ तो सीख लेने दो, कर लेगी। रोटियां पकाने के लिए थोड़ा ना सिर्फ पैदा किया अपनी लड़की को मैंने। और ये मैं बात कर रही हूँ, आई एम 81 बॉर्न, मैं आपसे बात कर रही हूँ 90s की, जहाँ इतना ज्यादा खुलापन नहीं होता था। नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। मैं रहती थी बहुत छोटे, क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो हमें बड़े छोटे छोटे शहरों में पोस्टिंग मिलती थी रहने के लिए। वहां उस जगह पर रहकर इतनी इजीली जाओ करो, किसी दूसरे शहर में जाके, और कहते हैं कि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसकी पहली जो शिक्षक होती हैं वो माँ होती हैं। तो वहाँ से आपने सब सीखा। मदर मेरी एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। मेरे बाबा ने मेरे होने से पहले ही मेरी मम्मी को ये बोल दिया था कि इसे मैं अपनी बिटिया को दूंगा, यानी कि मेरी बुआ को।
और मेरे फूफा जी जो हैं वो मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, सबसे बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने एक सपोर्ट होता है ना, वो उन्होंने एज अ फादर ब्लाइंडली किया है मेरे ऊपर। मतलब आज भी उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, वो थोड़ा सा अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं उनको किसी भी कार्य के लिए बोल दूं तो वो तुरंत कह देते हैं, हाँ बेटा आजा अपन कर लेते हैं। कुछ मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि मेरे कोई बहुत नियर डियर जो थे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, और मेरी यशी बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उसको संभालने के लिए ना अम, मतलब मेरी जो यशी की जो नानी हैं उनके पास मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो मेरे पास फीमेल कोई नहीं थी, और मेरी पूरे दिन की ड्यूटी लगती थी हॉस्पिटल की। मुझे सुबह से लेकर रात तक हॉस्पिटल रहना पड़ता था। तो हम लोगों ने, चूंकि हमें टाइम लगने वाला था और 1-1.5 महीना हमें रहना था, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक छोटा सा कमरा ले लिया था किराए पे, कि हम अपना ही बना लेंगे, अपना ही खा लेंगे करके, इस तरीके से। अब कई कई बार ऐसा होता था कि मुझे पूरी पूरी रात हॉस्पिटल रहना पड़ता था, तो मैं, मेरा ब्रदर और मेरे फादर, मतलब जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया वो, तो हम तीनों ही वहाँ रहते थे मोस्टली। हम तीनों का ही वहाँ रहना होता था, बाकी कोई एक दिन आ गया चला गया वो बात अलग है। आप बिलीव करेंगी, मैं अगर वहाँ पर 1.5 महीना रही हूँ ना, तो 1.5 महीना सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक उन्होंने मुझे पका के खिलाया, आपके पिता ने। मैं रात भर अगर हॉस्पिटल में हूँ और मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ जाती थी, तो वो मुझे कह देते थे तू चाय पी और तू तैयार हो और तू जा, मैं दिन में आ जाना, मैं तेरे को खाना रेडी करके रखूंगा। तो देखो, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जब आपके पीछे कोई इस तरह से खड़ा हो कि हम हैं। अगर मैं उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उस पे कहूँ, तो जैसे बचपन में ऐसे होता था, कभी कोई चीज़ है जो मुझे करनी है, मेरा मन है कि मैं ऐसा कर लूँ, है ना, और उसके लिए अगर मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है मेरी बुआ का, या मेरी बुआ ने मना कर दिया, वो कहती है नहीं करना, तो मेरे फूफा जी मुझे अलग से ले जाते थे और ले जाके मुझे अलग से कहते थे अब तू खा ले फटाफट, बुआ को मत बताना कि मैंने तुझे ये दिलाया। तो इस तरीके से छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना, छोटी छोटी चीज़ें कर देना, वो मैंने उनके साथ बहुत अपनी लाइफ में देखा। और सपोर्ट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर जो थोड़ा लड़ाई वाला जो है ना, हाँ, आपके नेचर, आपके स्वभाव को लेके कि हाँ, आपका अग्रेसिव स्वभाव है। मतलब मुझे जो लगता है कि मैं बहुत इजीली चीज़ों से फाइट कर लेती हूँ। कोई प्रॉब्लम आई, मैंने उससे फाइट कर ली, या कोई प्रॉब्लम आई तो मैं रोई नहीं, मैं एकदम स्ट्रांगली खड़ी होकर मैं उससे लड़ ली। ये वाला फाइट, वो वाला फाइट नहीं जो आप कह रहे हो वो वाला फाइट अलग है। ये वाला जो एक औरत के अंदर फाइटिंग मोड होना चाहिए ना, ये मुझे लगता है मेरे को मेरे फूफा जी से ही मिला। एक कमिटमेंट, कि आपने अगर कमिटमेंट कर दी किसी चीज की, आपने अगर बोल दिया कि ये चीज होनी है, तो वो चीज मुझे उनसे बहुत मिली। तो देखिए, वैसे तो एज अ फादर उन्हीं का नाम चलता है मेरे साथ में। फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ आई, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। मेरे मम्मी पापा वही हो गए फिर एक तरीके से। पर मैं उनके यहाँ भी बहुत कम रही, मैं किसी तीसरे के यहाँ ही पल बढ़ कर बड़ी हुई हूँ, तो वो मेरी यशोदा मैया है। तो अगर आप मुझसे ये कहती हैं कि मैंने क्या सीखा, मैं क्या कर रही हूँ, वो सारा अगर क्रेडिट मैं दूंगी तो मेरी यशोदा माँ को दूंगी। शी इज़ ओनली द वन जिसने मुझे अंदर से इतना ममतामयी बनाया, जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक औरत अगर चाहे तो उसका घर बड़ा हो ना हो, वो अपने घर में कितने भी लोगों को रख सकती है। मैंने आज तक ना कभी उनके मुंह से ना नहीं सुनी। ये काम करना है, हाँ करो,
ये चीज़ होनी है, हाँ कर लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना मुझे बहुत अंदर से मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव रही। वो बहुत पूजा पाठ वाली, हर मंगलवार को सुंदरकांड करना, हर मंगलवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा करना, माता रानी के नवरात्रे करना, ये सारी चीज़ें ना मुझे एक देख के। और अगर आप मुझे ये कहती हैं कि एज अ वुमन, तो वो मेरी आइडल है। मैं उनको जिस तरह से देखती थी घर संभालते हुए, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, और कोई भी आ गया उसकी खातिरदारी किस तरह से करनी है, कैसे सबको एकदम हर चीज़ में वेटेज देनी है, तो वो सारी चीज़ मुझे लगता है मैंने धीरे धीरे उन्हीं से सीखी। आपकी परवरिश किसी एक माँ के हाथों में नहीं, बल्कि आपकी 3 माएँ थीं, हाँ, उनके बीच में आपकी परवरिश हुई, खूब प्यार मिला आपको। लेकिन ये जो आपका प्रोफेशन है ज्योतिष में, जब आप आई तो कितनी उम्र आपकी रही होगी जब से आपने ये सीखना शुरू किया? क्योंकि आपने बताया कि आपके दादाजी ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका जन्म इसी काम के लिए हो रहा है, और जब आपने ज्योतिष सीखा तो कितना आसान था या फिर बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं कुछ चंद घंटे की थी जब मुझे मेरी बुआ को दे दिया गया था। और जिनके यहाँ मेरी परवरिश हुई वो बेसिकली एक, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये एक घर है, इस वाले पोर्शन में मेरी बुआ रहती थी और सामने वाले पोर्शन में मेरी यशोदा माँ रहती थी। तो मैं जैसे आंगन में खेलती रहती थी तो उनको मैं बड़ा अट्रैक्ट करती थी, तो उनका बड़ा मन होता था कि वो मेरे साथ खेलें और बात करें। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही मेरे जो फादर हैं जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उनसे कहा कि भाई साहब अगर आपको ठीक लगे तो आप थोड़ी देर मुझे भी इसको खेलने के लिए दे दिया करो करके। तो ऐसे करके हमारा अटैचमेंट जुड़ता चला गया। और अब तो है नहीं यशी के नानू, जो मेरी, मैं आपको बता रही हूँ यशोदा मैया जो मेरी हैं, उनके जो हस्बैंड थे उनका मुझसे बहुत प्यार था। ये जो गाड़ी वाली बात भी मैंने आपको बताई ये उन्हीं के साथ रहा है। वो एज अ चीफ इंजीनियर रिटायर हुए पीडब्ल्यूडी से। तो उनके साथ तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें रही। उन्होंने बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखा, राजकुमारियों की तरह पाला। स्कूल जाती थी तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ छोड़ने जाती थी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना एकदम से प्रभावित कर जाती है। जैसे मौसम भी चेंज होता है तो तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं अगर बहुत रो लूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये बात है, मैं बहुत छोटी थी, नर्सरी या केजी में रही होंगी। तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांट दिया, इतना डांटा कि मैं रोती रोती स्कूल से पूरे रास्ते रोती रोती गाड़ी में घर आई, खाना भी नहीं खाया, रोती रोती सो गई। मुझे रात को चढ़ गया भयंकर बुखार। मेरे दोनों घर के बड़े, मतलब मेरे पापा, हम उन्हें बड़े पापा कहते हैं, तो बड़े पापा और मेरे अंकल दोनों जने गए और क्या उन्होंने जाकर क्लास लगाई है टीचर्स की। क्या बुरी तरीके से उन्होंने उस दिन की, आपने इतना कैसे कि बच्चे को, मेरे को इतना बुखार आ गया। ठीक है, डांटिए पनिश करिए, हम स्कूल भेज रहे हैं कुछ अच्छा सिखाने के, लेकिन इस हद तक। तो मतलब इस तरह का मेरे साथ में घर का वो रहा कि हर जगह बड़ा प्रोटेक्शन और छोटी छोटी चीज़ों पे साथ खड़े रहना। बड़ा मिस करती हूँ मैं उन्हें, वो है नहीं अभी। और सेम उनका मेरी गुड़िया के साथ रहा, बड़ी वाली के साथ बड़ा रहा उनका। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, यशी को ये पसंद है, यशी को वो पसंद है। तो मेरे यहाँ पे ना वो टिपिकल माहौल नहीं रहा कि आप ये कहेंगे कि लड़कियों को ठीक है बच गया तो खाने को दे दिया। नहीं, हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे आते थे। मुझे लगता है भाइयों को जो मुझसे बच जाता था वो भाइयों को जाता था, ऐसा रहा। तो लंबा चौड़ा परिवार है, 3 घर की इकलौती लड़की रही हूँ और बहुत लाड प्यार मिला है, बहुत नाजों से पल बढ़कर बड़ी हुई। तो नेचुरल बात है कि मुझे ज़्यादा पारिवारिक रूप पे संघर्ष नहीं मिला। हाँ, मेरी बुआ के साथ थोड़ा सा मेरा नहीं ठीक रहा
क्योंकि वो और मैं बहुत आपस में एक नेचर कह लीजिए, एक मोड कह लीजिए, हम नहीं हैं। वो थोड़ा-सा अलग तरह से सोचती हैं और काम करती हैं, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। और मेरा अटैचमेंट चूँकि मेरी यशोदा मैया से ज़्यादा रहा, तो मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से उनके जैसी ज़्यादा हो गई। अभी आप कह रही थी कि आपका नेचर बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल भी हैं आप। तो बाहर से इतना सख्त दिखने वाली और अंदर से एक सॉफ्ट हार्टेड महिला हैं आप, और आज आपके काम को लेके आपको ट्रोल किया जाता है, आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, तब दुख होता है? पहले तो ये बताइए, आपको मैं बाहर से सच में सख्त दिखती हूँ? हाँ, थोड़ा-सा। नहीं बेटा, मैं कहीं से भी सख्त नहीं हूँ, अगर देखा जाए तो अंदर से बाहर से। हाँ, मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ। बोल्ड हैं आप। आप बोल्ड कह सकती हैं या आप ये कह सकती हैं कि मेरे अपने उसूल बहुत हैं। मैंने अगर कोई चीज़ सोच ली है कि मुझे इस पैटर्न पे ही करनी है, तो फिर मुझे उसी पैटर्न पे करनी है। मेरे पैटर्न्स मैं बहुत जल्दी बदल नहीं पाती। मैं बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हूँ कि मैं अपने अंदर बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेस ला सकूँ। हाँ। मेरे को एक ही सिस्टम पे काम करना बहुत पसंद है। तो जैसे मैं बहुत सारे सालों तक ऐसा हुआ कि मैं काम करना चाहती थी अपने तरीके से, जैसे मेरे बाबा करते थे। मेरे बाबा का दरबार लगता था, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगता है, उसी तरीके से मेरे बाबा बैठते थे। और सामने जो बैठा होता था, वो क्या सवाल लेकर आया है, उसकी जेब में कितने नोट हैं, उसके पास क्या पर्चे पे लिखा हुआ है जो उसकी पॉकेट में रखा है, सब मेरे बाबा को पता होता था। और उन्होंने बचपन से हमें उसी पद्धति पर चालू किया। बट ये जो कनेक्शन है, ये तभी हो सकता है जब आप किसी से 1 to 1 या फेस टू फेस बात करें। आप अपनी गद्दी पे बैठ के काम करेंगे तभी ये काम हो सकता है। इसमें पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर तिथियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दरबार रोज लग जाएगा और रोज लोग बैठ जाएंगे, नहीं। आपके दिन फिक्स्ड होते हैं। तो मेरा काम करने का वही तरीका था, वही पैटर्न था। मैं दिन के 4-4, 5-5, 7-7 घंटे बैठकर इसी पैटर्न पे काम कर सकती थी कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनके लिए वो बता देना बिना कुंडली खोले भी, जो उनके अलावा कोई नहीं जानता। ऐसी एक पूरी तरह की जो व्यवस्था है, उससे बाहर निकलकर ये यूट्यूब की दुनिया पे आना, सोशल मीडिया पे, जहाँ लोगों को पेशेंस नहीं है, जहाँ उन्होंने आपको अभी पेमेंट कर दिया तो उनको यही नहीं पता कि अर्जी क्या होती है, अर्जी के जवाब कैसे आते हैं। अगर आप कुछ बेहतर चाहते हो तो उसके लिए आप जब गद्दी पे बैठ रहे हो तो आप उसका इंतज़ार कर लो। वो सारी चीज़ें वहाँ आकर फ्लॉप हो जाती हैं और आप कैसी दुनिया में आ जाते हो जहाँ चीज़ें इंस्टेंट चाहिए, जहाँ जवाब केवल जरूरी हो जाता है बस। फिर लोगों को सत्य नहीं सुनना। अगर आपने उनसे ये कह दिया कि आप ये चीज़ लेकर आए हो, ये चीज़ होना मुमकिन है, नहीं, मुमकिन कैसे नहीं है? मुमकिन करो, अगर नहीं है तो हमने पैसे किस बात के दिए? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच सुनने आते हैं। तो मैं पहला सवाल ही यही करती हूँ कि सच सुनना है या वो सुनना है जो तुम सुनने आए हो, ये बता दो, तो मैं उसी तरह से तुमसे बात करूँ। मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी जिस पे मेरे को लगता है कि मैं सच बोल नहीं पा रही। तो एक डिफरेंट वे हो गया। यहाँ आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एकदम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जा रहे हो। वहां आप 2-4 लोगों तक सीमित थे, लेकिन वो 2-4 लोग जो थे वो आपके साथ बहुत इंटरनल कनेक्टेड होते थे। आपके यहाँ कोई भी त्योहार है तो वो आपके साथ है, आप उनके साथ हो। तो वो दुनिया और ये दुनिया में एक बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा चेंज था। वहाँ कोई ये देख ही नहीं रहा आप मोटे हो, पतले हो, आप सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, किसी को कोई मतलब नहीं है।
वो सिर्फ ये देख रहा है कि उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, आपके यहाँ आते ही उनके काम कैसे हो जा रहे हैं। तो उनके लिए वो कहते हैं कि हमारी तो नजरें ही नहीं उठ रही हैं आपके पैरों से ऊपर। यहाँ आप वीडियोस बनाते हो तो कमेंट्स होते हैं आपकी साड़ी, आपका मेकअप, आप मोटे हो, मोटी आंटी, इस तरह के कमेंट्स। तो जब इनिशियल लेवल पे ये चीजें स्टार्ट हुई और सबने इस तरह के कमेंट्स करना चालू करा, और मैं जिसे अपने घर में मतलब ऐसे सर का ताज बना के रखा गया मायके में, और ससुराल में तो आप ये लगा लो उस ताज में भी खूब सारे डायमंड्स गढ़ दिए गए। मतलब चूंकि मेरी सासू माँ जो हैं वो खुद वर्किंग रही हैं, बैंक में काम करती थी मेरी सासू माँ, तो उनके लिए तो ऐसा था कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो तो बड़ा प्राउड फील करती हैं कि वाह, मुझे घर में रोटी पकाने वाली और बर्तन साफ करने वाली नहीं मिली, मुझे मेरी जैसी बहू मिली है। तो वो तो बड़ा प्राउड फील करती हैं। ऊपर से मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे मिल गए। अगर मैं किसी दिन ये सोचूं कि आज चलो ठीक है अब 5-7 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, काम नहीं करते, क्यों छुट्टी कर लेते हैं? घर में बैठ के क्या करोगी? घर के काम करोगी? नहीं, अपना काम संभालो, अपना काम करो। तो आप एक ऐसी फैमिली से हो जहां आपके काम को बहुत मान्यता दी जा रही है। मेरे घर में किसी को कुछ भी करना है, घर में सगाई है, शादी है, घर के अंदर किसी का गृह प्रवेश है, किसी को घर खरीदना है, वास्तु देख, मुहूर्त निकाल, घर में कुछ भी हो रहा है, कोई बीमार है तो मुझसे पूछा जाता है क्या स्थिति लग रही है तुझे इसकी, तू ठाकुर जी को अर्जी लगा दे। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ठाकुर जी को तू हमारे नाम का नारियल चढ़ा दे। किसी की कोई चीज फंस गई तो तू ये कर दे। तो एक आप समझो, मैं अपने घर के अंदर ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाली लड़की रही हूँ, जिसकी बात की वैल्यू इतनी है कि अगर मैंने अपने भाई को ये बोल दिया ना कि आज तेरे लिए समय ठीक नहीं है, तू घर के अंदर बैठ जा, आज तू बाहर मत जा घर के, तो मेरे पापा से लेके मेरे बच्चों तक कोई मेरी बात टालेगा नहीं। तो जिस लेडी को, आपको उल्टे तरह के लोग मिले होंगे, और आज तक आपके पास जितने भी शो में लेडीज आई होंगी, उन्होंने आके आपको ये कहा होगा कि हमें तो घर से कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती, हमें घर में रोका जाता है काम करने के लिए, हमारे काम को हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो बहुत ऐसा काम करती हैं, वैसा काम करती हैं। मैं कहती हूँ मेरे को इतना ज्यादा मेरे घर में रिस्पेक्ट मिली है मेरे काम को लेके। कोई भी काम है उसको बोलो वो करेगी, कोई भी चीज है उसको बोलो वो कर देगी। पूरे ननिहाल में, पूरे ददियाल में जिसको भी जो भी काम है दीदी को बोल दो, दीदी कर देंगी। तो आपको इतनी वैल्यू जब अपने घर से मिल रही हो, फिर एकदम से आते ही लोग आपको इस तरीके से बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात, अपने घर की इकलौती लड़की थी। मेरे बाबा ने मेरे जन्म होने पर बंदूकें चलवाई थी खुशी में, उस टाइम पे 81 में जी, बेटी के होने की खुशी थी ये। इतनी खुशी थी क्योंकि हमारे घर में कोई कन्या नहीं थी मेरी बुआ के बाद। तो मेरे बाबा को इतनी खुशी हुई थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अब आप सोचो कि एक बच्चा जिसको हर जगह इतना सपोर्ट, इतनी रिस्पेक्ट मिली हो, अब उसको आप जैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, वहां के लोग कमेंटिंग कर रहे हैं मोटी। अच्छा, उससे थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होके चुका था, तो मेरा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। ये पूरा जो मेरा गर्दन का हिस्सा है, ये मेरा ये वाला पूरा फेस का जो हिस्सा था, ये मेरे दांत, ये सब टूट गए थे। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था पूरा उस समय। तो मेरा चेहरा ऐसे स्वेलिंग वाला, और चूंकि इंजेक्शंस वगैरह लगते थे अंदर जबड़ों में, तो थोड़ा सा अलग हैवीनेस आता था। तो आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो कि वो किस दर्द से गुजर कर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ों को, किस दर्द को महसूस कर रहा है, फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है।
आप उसको आके एक कमेंट कर देते हो, उसको कितना बुरा लगेगा। लोग जज कर लेते हैं बिना जाने। और बॉडी शेमिंग, हम्म, आप किसी लेडी की बॉडी शेमिंग कर कैसे सकते हो? बीइंग अ फीमेल मैं कभी किसी लेडी की बॉडी शेमिंग नहीं करती। हम्म, फिर अचानक से मेरे सामने एक दिन भारती जी का एक वीडियो आया। मैंने उनसे कहा भी था उनके शो पे ये बात, जब मैं हाँ, उनसे मिलने गई थी भारती सिंह जी से। हम्म, तो उनका एक शो आया और मैंने देखा कि यार एक ऐसी इंडस्ट्री में रहने वाली लड़की, जहाँ ग्लैमर है, जहाँ फिटनेस को बहुत देखा जाता है, जहाँ इतनी खूबसूरत हीरोइंस हैं, उन सबके बीच में ये अपनी अलग ही एक पहचान बना रही है। हम्म, और उन्हें भी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। अपने ऊपर ही मजाक बना के तो वो उस लोगों चीज को का हंसा अपने रही हैं। ऊपर ही मजाक बनाकर दुनिया को हंसा रही हैं। तो हम्म, मैंने उस चीज से एक, मैंने कहा ना मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हूँ, मैं चीज सीखती बहुत हूँ। तो हम्म, मैंने उस चीज से एक नई अपने अंदर प्रेरणा ली कि हम्म, अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो आपको उन चंद लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाने आए। वो अपने घर में कभी किसी को अच्छा नहीं बोलते, हम्म, वो अपने इर्द गिर्द कभी किसी के लिए आज तक चाणक्य नहीं बने। उन्होंने चढ़ते हुए लोगों को गिराने का काम किया है। हम्म, वो जीवन के अंदर राहु ही बन के आए, वो किसी का कभी केतु नहीं बने। हम्म। जब आप सोशल मीडिया की दुनिया में आई तो भारती सिंह से इंस्पायर हुई। बहुत इंस्पायर्ड हुई मैंने उनसे बोला भी था ये बात कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई। फिर उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि जितने बच्चे मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनके लिए काम करूंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेरणा बन जाती हैं आपकी बहुत सारी बातें। तो मुझे बस वही चीज़ फिर एक नया लेसन के रूप में मिली कि आप जब काम करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह से अप्रिशिएशन मिलेगा। जब आप काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, तो आपको बुराइयां भी सुननी है। लोग आपको अच्छे कमेंट्स करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। मुझे ढेरों फ्लावर्स आते हैं मदर्स डे पे, मुझे मेरे बर्थडे पे इतने फ्लावर्स गिफ्ट्स आते हैं। ये साड़ी भी मुझे किसी ने गिफ्ट करी हुई है जो मैं ये पहनी हुई हूँ आज। तो जब मुझे इतना प्यार लोग करते हैं, माँ, मतलब मैं माँ उनकी ऐसी हूँ। कई बच्चियां तो ऐसी हैं जो कहती हैं हमारी मम्मी नहीं है, बस हम आपको बात सुनते हैं, आपसे बात हो जाती है तो हमें लगता है हमारी माँ से हमारी बात हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, एक बच्ची है जो मेरे बहुत करीब है, उसकी शादी के लिए उसने मुझसे अभी भी कह रखा है कि मेरा कन्यादान तो आप ही करोगी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चंद लोगों को क्यों देखूं। कोई कहती है कि मैं सिर्फ आपको देखती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी गृहस्थी ठीक कर ली। मेरे घर में बहुत बुरा माहौल था, लेकिन आपके उपाय कर करके मेरे घर में पॉजिटिविटी आ गई। एक मेरी स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ती है, उसने मुझे बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि ये पंडितों को, ये एस्ट्रोलॉजरों को मत सुना करो, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, कुछ ऐसे लोग भी तो बैठे हैं ना जो चाहते नहीं है कि सनातन धर्म आगे जाए। वो हिंदू के वेश में खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं, और वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू कोई अच्छा काम करे। वो उपाय बताएगा तो लोग मंदिर जाएंगे, वो उपाय बताएगा तो लोग तीर्थ जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ अच्छी चीजें करेंगे तो लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं धर्म आएगा, तो इनको धर्म से दूर करो। जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र धाम, हमारे 4 धामों में से एक धाम है पवित्र धाम हमारा जगन्नाथपुरी। भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है वहां पर। इतनी कहानियां, इतनी कथाएं हैं वहां की कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सोचिए, ऐसा अधर्मी व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम पर जाकर 2 लाख का कमरा दिखा रहा है आपको, होटल का, कि मैं 2 लाख के कमरे में रुका हूं। तो ऐसा व्यक्ति वहां जाके आपको वहां की महत्वता नहीं दिखा रहा, समुद्र देव के ही दर्शन नहीं करा रहा। चलो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में तो अंदर आप कैमरा ले ही नहीं जा सकते, ध्वज दिखा दो, उनका तो ध्वज ही इतना पवित्र होता है। उनके तो सुदर्शन के चक्र हो जाए तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए, जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। आप समुद्र देव के दर्शन करा दें तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि आपको ये सारे दर्शन ना कराकर क्या दर्शन कराया जा रहा है, 2 लाख का कमरा। आपके मन में ये डाला जा रहा है कि कुछ नहीं होता पूजा पाठ।
कुछ नहीं होता धर्म। तो ऐसे लोग अगर हमारे लिए बोल रहे हैं तो किस बात का फर्क पड़ना है। मैं तो मजाक उड़ाती हूँ ऐसे झिंगुर का, रोज रोज मजाक उड़ा रही होती हूँ। वैसे तो आप स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई ऐसा दर्द है जो अंदर से आपको तोड़ता है? दर्द, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, तोड़ने वाला दर्द नहीं है। दर्द तो मुझे लगता है कोई नहीं है, कोई दर्द नहीं है। डर है किस बात का? अपने ठाकुर जी से अलग होने का, कि मुझसे कहीं गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मैं अपने ठाकुर जी से अलग हो जाऊं, मेरे ठाकुर जी मुझसे अलग हो जाए। ठाकुर जी अपने भक्तों से अलग होते हैं? नहीं होते। वो धर्म के लिए पहले खड़े रहते हैं। अगर आप धर्म के नाम पर कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं उस बात का डर हमेशा सताता है, और ये डर ही एक ऐसा डर है जो हाँ मुझे अंदर से आप कह सकती हैं कि तोड़ता है। और अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ को एक लाइन में बताइए, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में कैसे बताएंगी? क्या होगी वो लाइन आपकी ज़िंदगी की? प्यार और भक्ति, फैमिली। मेरे घर में लगभग 34 लोग रहते हैं। हम आज ही सुबह ऐसे ही हंस रहे थे, हम 3-4 जने जैसे यहाँ आ गए, और बाकी आज काफ़ी जने हमारे कामाख्या गए हैं, पूजा है वहाँ पे, तो भी हम गिन रहे थे। तो अभी हमारे घर के अंदर 20 लोग और हैं। आपके घर में हम 12-13 लोग घर बाहर से हैं? अलग हो गए, और अभी 20 लोग और हैं घर 20 में? लोग और हैं घर में। कितने लोगों का परिवार है आज भी? 34। 34 जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली से ही है, फैमिली है, हाँ। वो जॉइंट हो ही जाती है जब फैमिली है। मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं। आपके साथ आपके भाई रहते हैं? आप मेरे अपने मायके में रहती हैं, आपके भाई भी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं रहती अपने ही पति के साथ अपने ही घर में घर हूँ। में। लेकिन मेरे सारे भाई जो हैं, मेरे 2-3 भाई हैं जो बाहर अपना खुद का अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं। बाकी लगभग मेरे जो कजन्स और मेरे ब्रदर्स हैं वो सब मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। हम सब लोग एक टीम है जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरी बुआ सास मेरे साथ रहती हैं, उनके हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। मेरी सास आती जाती रहती हैं क्योंकि वो कभी गांव में होती हैं, कभी यहाँ होती हैं। और मेरी फैमिली रहती है, फिर बाकी मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ रहता है, वो भी फैमिली है। गांव में रहती हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो गांव से भी है? हाँ हाँ, बहुत है। तो गांव में आपने रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गांव में जान के रहना, पर गर्मियों में नहीं। गर्मियों में नहीं लगता है, लाइट की समस्या हो जाती नहीं, है। लाइट की समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा गर्मियों में वैसे भी अगर आप यूपी साइड में जाएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये बड़ा चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो गर्मी नहीं, सर्दी में आप रखिए, खूब रखिए। हम लोग कुंभ में गए थे, तब हम अच्छा वहाँ पर रहकर आए बहुत दिन। आज आपको ज्योतिष में धुरंधर कहा जाता है, और ज्योतिष आपने सीखा, आपके दादाजी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन शुरुआत कब की थी आपने सीखने की? और दादाजी ने कराई थी, क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं हो, आपके शौक अलग थे, आपका सपना अलग था, लेकिन आपको अब ज्योतिष सीखना था क्योंकि दादाजी का सपना था और उस अपने बड़ों की बात आपको माननी थी। तो वो कैसा आपका अनुभव था? तो हुआ ऐसे कि मैं बहुत छोटी थी, कुछ ही घंटों की थी जब मेरी बुआ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद मैं कोई 3-4 साल की रही होंगी जब मैं अपनी यशोदा माँ के साथ रहने लगी, और परमानेंट उन्हीं के साथ रहने लगी। तो बाय द चांस ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरे अंकल थे उनका ट्रांसफ़र हो गया उसी शहर में जहाँ मेरे बाबा रहते थे, और उस समय मेरी लगभग उम्र थी 7 साढ़े 7 साल की।
तो हम लोग बिल्कुल, चूँकि वो मकान भी जो जिसमें हम गए थे वो मेरे बाबा ने ही एक तरीके से मेरे अंकल को दिलाया था। तो मैं रोज़ हम लोग जो है जाते थे मेरे बाबा के यहाँ, मेरे बाबा आते थे हमारे यहाँ, मतलब काफ़ी क्लोज हम लोगों का रिलेशन था आने जाने का। और मैंने कहा ना, मेरे को बड़ा सपोर्ट मिला है हमेशा से, तो ऐसा मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं कि भाई तुम वहाँ नहीं जाओगी या तुम वहाँ अकेले, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे करके। नहीं, वो भी हमारी फैमिली के ही पार्ट हो गए। तो मैं अपने बाबा के पास जाने लगी, आने लगी, और फिर जब मैं जाती थी आती थी तो मेरे बाबा मुझे धीरे धीरे करके सिखाते थे। 8 साल की थी जब ये पहली बार सफ़र चालू हुआ था। चंबल पे लेके गए थे मेरे बाबा, कोटा से हूँ मैं, चंबल लेके गए थे, चंबल का पानी हूँ। अब समझ में आया क्यों इतनी स्ट्रांग हूँ। तो बेसिकली वहाँ लेकर गए थे और वहाँ से सफ़र मेरा चालू हुआ। तो जब आप ज्योतिष सीख रही थी, एक छोटी बच्ची, मतलब 7 साल के करीब, 7-8 साल की आप होंगी, ज्योतिष से आपका जुड़ाव हो गया, आपको ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई जब आप सीख रही थी, पढ़ रही थी, उसमें कभी कोई परेशानी नहीं आई आपको? हमेशा परेशानी ही रही। डांट पड़ती थी? बहुत बहुत पनिशमेंट मिलती थी। ऐसे खड़ा कर दिया जाता था पेड़ के आगे और कहा जाता था कि अब ये चीज़ याद करके पेड़ को कम से कम 100 बार सुनाना, फिर आके खाना खाना। हाँ हाँ, मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। 6'1" लगभग उनकी हाइट थी, एकदम पतले, चेहरे पे गजब का तेज, बहुत खूबसूरत, सफ़ेद झक उनका रंग, और बहुत रोबीले। भैरव साधक थे, भैरव जी की साधना करते थे। भैरव जी का एक बहुत भव्य मंदिर उन्होंने निर्माण करा रखा है, और गजब की पर्सनालिटी। ज्योतिष में तो इतना जबरदस्त उनका कमांड था। उनके सूत्र आज भी, जब मैं इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी जब मैं किसी किताब में ढूंढती हूँ तो मुझे वो सूत्र मिलते नहीं कि ये कहाँ से पढ़ के इन्होंने निकाले थे, ऐसी कौन सी चीज़ थी इनके पास जहाँ से ये सूत्र उन्होंने निकाले। वो आज भी एक डायरी है उनकी मेरे पास, आज भी मैं जब उसमें से सूत्र लगाती हूँ ना किसी कुंडली के साथ, गजब के प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं, ऐसी प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। आप अपने खानदान की 10वीं पीढ़ी हैं। हाँ। और बेटी हैं आप 11वीं। अपने घर की, आप 11वीं पीढ़ी हैं। नहीं, मैं 10वीं हूँ, मेरी बिटिया आपकी 11वीं। बेटी जो है यशी, वो 11वीं है ना। तो आपके पहले भी कोई आपके घर में बेटी हुई जिसने ज्योतिष सीखा, या फिर आप पहली हैं अपने खानदान की? मेरे घर की मैं पहली हूँ। आप पहली हैं। तो आप ब्राह्मण समाज से हैं, और इस पुरुषों के पेशे में आपका आना, क्या आपके समाज के ही लोगों को या एस्ट्रोलॉजर्स को परेशानी बना कभी, या फिर आपके लिए परेशानियां पैदा हुई कि ये महिला है, ये लड़की है और अब ये ज्योतिष है? सौभाग्यवश नहीं हुआ। घर के कुछ होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, समाज क्या मतलब घर क्या, मुझे लगता है ऐसे छोटे मोटे राहु तो सब जगह बैठे ही होते हैं आपको परेशान करने के लिए। तो घर में कुछ लेडीज थी जो कभी कुछ अच्छा या बुरा घर में होता था तो कह देती थी कि ये पूजा पाठ करती रहती है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ज्योतिष करती है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल कहूँ तो नहीं, मुझे कभी किसी से कोई रुकावट या मेरे समाज के ही लोगों से मुझे कभी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। बल्कि मैं सच बताती हूँ, टचवुड, आज तक जितने भी ब्राह्मण या ब्राह्मण समाज के लोग जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितने आचार्य, जितने अच्छे शास्त्री, ये जितने भी लोग आज तक जुड़े हैं, बड़ा सम्मान किया है सबने, और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, हमेशा नया मार्गदर्शन दिखाया है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज आया जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया, बड़ा मुश्किल है सब कुछ, आया, और आप उससे कैसे बाहर आई? आया, मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, और अब 2 ही रास्ते हैं, कहते हैं ना कि आगे जाओ तो कुआं और पीछे जाओ तो खाई। अब दोनों यही रास्ते दिखाई दे रहे थे, आगे कुआं और पीछे खाई। पर शायद ग्रह थे ऐसे, शनि की महादशा चल रही थी, तो शायद ये आजमाइश देना बहुत ज़रूरी था। अपने ठाकुर जी पर बहुत
अथाह का भरोसा और समर्पण, सबसे बड़ी चीज़ जो उस समय मुझे मेरी माँ कामाख्या से मिल रही थी, अपार शक्ति, जहाँ मुझे लगता है वो एक ऐसा टाइम था कि कोई भी और महिला या कोई भी और पुरुष भी होता वो खत्म हो जाता, और मैं वहाँ से स्टार्ट हुई और आज आपके सामने हूँ। कहते हैं कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो आसान है दुनिया से लड़ना, लेकिन बहुत मुश्किल है अपनों का सामना करना। और ऐसा हुआ कि रिश्तों में कभी आपको धोखा मिला, और जब रिश्तों में धोखा मिल रहा था तब आप कैसे उससे बाहर आए? हाँ आराधना, देखो मेरे साथ थोड़ा सा, मैंने आपको कहा ना, मैं चूंकि ज्योतिष की अच्छी जानकार हूँ और बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि बहुत अच्छी जानकार हूँ। पूर्णतः तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है और नित्य नया कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जितना आता है ईश्वर की कृपा से अच्छा और बहुत सही पॉजिटिव मायने में आता है। तो चूंकि मैं अपने लाइफ के उस फेज से गुजर रही थी जहाँ मेरी शनि की महादशा चल रही थी। शनि मेरे कर्म भाव और मेरे लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मुझे तैयार कर रहा है एक बड़ी चीज को खड़ा करने के लिए। अगर वो मुझे एकांक भी कर रहा है, अगर वो मेरे को धोखे भी दिला रहा है, अगर वो मेरे साथ लोगों के संबंध तोड़ रहा है, अगर मेरे अपने ही कहीं ना कहीं मुझसे विमुख हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज को भी एक पॉजिटिव उस पे लेकर समझ जाना चाहिए कि मेरा ये जो एकांत है, ये मेरा जो ईश्वर द्वारा दिया गया वैराग है, इसको मुझे अकेले अपनी शिक्षा पर, अपने ध्यान पर, अपनी भक्ति पर, अपनी मंत्र साधना पर और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का सही समय है। तो ज्योतिष ने मेरी जिंदगी में ये बड़ा कमाल का काम किया कि जहां अगर मेरी जगह कोई और होता जिसको इस बात से दुख होता, तकलीफ होती कि एक अपने ही किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया, आपके वो लोग जो आपको मतलब बेटी है करते हैं और आपको एकदम सर आंखों पे बैठा के रखते हैं, वो अगर आपको एक पल में ऐसा लगे कि अब आपके लिए जगह ही नहीं है उस जगह पर, आप ऐसे घर में अपना इतना बड़ा परिवार, अपने मतलब मैं 3 घर की इकलौती लड़की, आप सोचिए मैं एक ऐसा परिवार अपना छोड़कर मैं आपको अपना बना रही हूँ। हर लड़की बनाती है, अपने मायके को छोड़ के ससुराल जाती है। तो आप ऐसे परिवार से जब जुड़ते हैं और वहाँ पर लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि आपका घर किसी तरह टूट जाए, आपके लिए बैठे बैठे सिर्फ पीछे बुराइयों का चैप्टर चलता रहता है, तब इंसान कहीं ना कहीं, फितरत तो होती है और बहुत इमोशनल हूँ, जो करती हूँ बड़े दिल से करती हूँ लोगों के लिए, तो बड़ा बुरा लगता है कि आपको मतलब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आपकी छोटी छोटी गलतियां निकाली जाती हैं। बट मुझे लगता है मेरे उस वक्त ने मुझे और ज़्यादा मजबूत बना दिया। मेरी उन सारी चीज़ों ने मुझे ये समझा दिया कि या तो तू इन पंचायतों को सुन, रो, परेशान हो, या फिर अपने कान में डाल ले रुई और किताबें खोल के पढ़ने बैठ जा। तो मैंने सेकंड ऑप्शन ढूंढा, नहीं मिलेगी रोटी, भूखे रह लेंगे, 3 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन जहां सोना मिल रहा हो और साथ में अपमान, ऐसी जगह नहीं रहेंगे। और जहां पर मान मिल रहा हो पर झोंपड़ी हो, ऐसी जगह रह लेंगे। तो मैं बहुत अच्छी डिसीजन मेकर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस लिए हैं बहुत कमाल लिए हैं। तो उस समय पर मेरा वो एक डिसीजन कि मुझे ऐशो आराम, मुझे ऐसा घर, 2 टाइम की रोटी नहीं चाहिए जहाँ दिन रात आपके मन को ठेस पहुँचाई जाए, आपको दुख दिया जाए, आपको तकलीफ दी जाए।
उसके विपरीत मुझे ऐसी जगह मंजूर है जहां मुझे अकेले रहना है, लेकिन मुझे अपने आप को बना लेना है। फिर मैंने अपनी जो मेरी यशोदा मैया है, मैंने उनसे कहा कि मेरे को कुछ समय अपने लिए चाहिए, और अभी की जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से मुझे एक एकांत में बैठकर अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे और काबिल बनना है, मुझे अपनी और रिसर्च करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू कर, तुझे कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो हम तेरे साथ हैं। तो ये सपोर्ट बहुत होता है कि आपका परिवार आपके साथ ऐसे खड़ा है कि हम आपके साथ हैं। तो वो एक ऐसा समय था जब मैंने अपनी पढ़ाई चुनी। मिला अपनों से धोखा, लेकिन धोखा तो देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा ही। हाँ, और पराये थोड़े ना धोखा देते हैं, धोखा तो अपने ही देते हैं, धोखा तो अपने ही। क्योंकि परायों पे आप इस तरह से भरोसा भी नहीं करते ना, भरोसा भी आप अपनों पे ही करते हैं। तो अपनों से धोखा मिला, हाँ मिला, लेकिन वो एक लाइफ का बहुत बड़ा सबक था। उसने मुझे, उस चैप्टर ने मुझे ये सिखाया कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां थी। मैं करती जा रही थी, कभी मैं गिनाती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अपना कहने वाले भी जब मुंह मोड़ते हैं तो फिर ये नहीं देखते मोड़ नहीं, करके मेरे क्या से होगा। मुंह बहुत रेयरेस्ट किसी ने मोड़ा होगा। अगर मैं आपको मुंह मोड़ने की, अगर मेरा पूरा परिवार लगाऊं, मेरा ननिहाल, मेरा दधियाल, मेरा ससुराल, मेरा जितना मेरा फ्रेंड सर्किल है, अगर मैं पूरा आपको जोड़ के कहूँ तो मुझे लगता है 1000-1500 से ऊपर के लोग हैं, जिनमें से मैं गिनती के सिर्फ आपको 4 लोग बता सकती हूँ जिन्होंने मुंह मोड़ा, बाकी किसी ने मुंह नहीं मोड़ा। बात ज्यादा हो, बात कम हो, बात कभी कभी हो, वो बात अलग है, लेकिन सब साथ हैं। सिर्फ 4 जने ऐसे हैं टिप्स पर जिन्होंने, जिसे कहते हैं मुंह मोड़ा, और ऐसा मुंह मोड़ा कि मैं आपको एक बात बताऊं आराधना, ये मुझे बहुत सारी लड़कियों में ये क्वालिटी दिखती है, तो मुझे ये लगता है ये फीमेल क्वालिटी है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी बच्चियों में ये क्वालिटी देखी है। हमें कुछ पल के लिए किसी बात पे गुस्सा आता है, हम अपने रिश्तेदारों को अच्छा या बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने कई जगह ऐसा देखा कि जब जरूरत पड़ती है ना, तो हम बहुत जल्दी इस सब चीजों को भुला देते हैं और उन्हें माफ करके वापस वैसे ही हो जाते हैं। हाँ। तो अगर आप ये कहो कि आपको कुछ चीजें बुरी लगी, आपको धोखा लगा, फिर क्या आप उनसे बिल्कुल अलग हो गई? तो मेरे साथ ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। मेरे सारे रिश्ते आज भी, अच्छे बुरे सही गलत, वो सब मेरे साथ हैं। हो सकता है कभी मैंने ऐसा कुछ किया हो जो उनको पिंच हुआ, हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो जो मुझे बहुत हर्ट हुआ हो, लेकिन मेरी किसी से भी कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अगर तकलीफ में होंगे तो हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे। हम जरूर खड़े होंगे, खुशी में भी और गम में भी। हमारे अंदर प्यार इतना है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम भेद नहीं हैं। कनेक्शंस आज भी हैं। वो व्यस्त है, मैं व्यस्त हूँ, शायद हम उतना समय नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, लेकिन अगर मैं कॉल करूंगी तो मुझे ये पता है मेरी कॉल उठाई जाएगी, या वो कॉल करेंगे तो एक आवाज पे मेरी तरफ से हाँ करा जाएगा। तो मेरे जितने भी रिलेशंस हैं, आप एक चीज सोचो, मैं घर में हूं क्या, मतलब अगर देखा जाए तो आज अगर मेरी मौसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो मुझसे कह रही है कि तू बता तेरी कौन सी डेट्स खाली हैं, हम उसी हिसाब से शादी तय करेंगे। तो इससे बड़ा मान और क्या मिलेगा आपको, इससे ज्यादा प्यार और क्या मिलेगा? तो मुझे मेरे घर से बहुत प्यार मिला है, मुझे मेरे ससुराल से अथाह का प्यार मिला है, बेशुमार प्यार मिला है। मेरे देवर मेरे लिए मेरे भाइयों से बढ़कर है। पर हाँ, पूरी अगर उसमें 4 ऐसे लोग बोलूं तो मैं कहूंगी कि वो अगर कभी कुछ ठीक करना भी चाहेंगे तो मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। आप क्या मानती हैं एक सफल महिला के जीवन में जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो समझौतों से भरी होती है या उसे समझौते करने पड़ते हैं? मुझे अगर आप इसमें इंक्लूड ना करें तो मैं अगर अपना अनुभव ना बताकर मैं उनका बताऊं, जो मेरे पास बच्चियां आती हैं, हाँ। तो बहुत समझौते करने पड़ते हैं।
लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं स्वभाव से समझौते वाली स्थितियों में बहुत कम होती हूँ। मैं मैनेजमेंट अच्छा करना जानती हूँ, तो मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। अगर मुझे सपोज़ कहीं काम पर जाना है और मुझे पता है कि मेरे परिवार को मेरे जाने से इस चीज़ पर दिक्कत आ सकती है, तो मैं समय पूर्व वो काम करके तब अपने दूसरे कार्य को संपन्न करने जाऊँगी। या फिर अगर मुझे जाना है तो मैं पहले अपने परिवार को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूँगी कि मेरा 2 दिन का शूट है, देखो, फिर 2 दिन मैं घर पे नहीं होंगी, तुम्हें चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ये 2 दिन में ये शिकायत नहीं आए, इन चीज़ों पे दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे शायद कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, या आप कह सकते हो कि सपोर्ट बहुत है। तो मेरे स्तर पे मैंने समझौते कभी नहीं किए। मैंने जो करना चाहा उसके लिए बल्कि मुझे सबका सपोर्ट मिला। मैं अगर आज भी कोई कहूँ कि मुझे कोई नया काम करना है तो मेरा परिवार कहेगा कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, ऐसे। पर जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर अनगिनत बच्चियाँ, अनगिनत महिलाएं बहुत समझौते करती हैं। काम के क्षेत्र में बहुत समझौते करती हैं और पारिवारिक रूप में भी बहुत समझौते करती हैं। औरत कमजोर होती नहीं है, उसे बना दिया जाता है। औरत अकेली होती नहीं है, उसे अकेला कर दिया जाता है। औरत कभी भी अपने आप में अभिमान नहीं लाती, पर उसके स्वाभिमान को मार दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है हमारे समाज की कि महिला कोई काम करे तो उसके, आप एक चीज देखिए ना, अगर किसी ऑफिस के अंदर 10 महिलाएं हैं तो वहां पर बॉस एक मेल हो सकता है, लेकिन अगर एक ऐसा ऑफिस है जहां पर 10 पुरुष हैं तो एक महिला को वहां पर कार्य करने में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेल कभी भी अपने आगे फीमेल को जाता हुआ नहीं देख सकता। और टचवुड आज से पहले, अगर मैं कहूँ तो साल भर से पहले, मुझे ये चीज ऐसा लगता था कि नहीं, लोग बोलते हैं कि पुरुष समाज है और पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि मुझे तो जिसने भी सपोर्ट किया वो सारे मेल्स थे। फीमेल्स तो गिनती की थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे साथ वाले तो सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट करा। पिता तुल्य बहुत लोग आए गुरु बन के, जिन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, गुरु के रूप में बहुत सपोर्ट मिला मुझे। पर ये अभी जो साल भर में चीजें होने लगी, वहां मुझे समझ में आया कि एक पुरुष इतना आपसे इतना जल सकता है, इतना जल सकता है कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर्स को ही टारगेट कर रहा है। एक मेल की एक वीडियो बनाएगा तो 10 दिन बाद उस मेल की दोबारा वीडियो बनाएगा, लेकिन फीमेल उसकी वो रोजाना दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस बनाएगा। एक महिला के इतना डरा हुआ आदमी, इतना इनसिक्योर्ड, इतनी ईगो जागृत हो जाती है कि एक औरत मुझसे ऊपर कैसे निकल गई। जितना दिमाग ये पंचायतों में और ये वीडियोस बनाने में लगाते हो, किसी का भला करने में लगाओ, रातों रात तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। और फिर केवल एक फील्ड की बात नहीं है ये। आज महिलाएं आगे आ रही हैं, या वो अपना करियर बना रही हैं, हर क्षेत्र में जॉब करना चाहती हैं, या वो अपना खुद का काम कर रही हैं। तो ये सभी के साथ होता है कि एक लड़की को या महिला को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और कुछ ऐसी बातें कि सीधे सीधे उनके चरित्र पे दाग लगा दिया जाता है। औरत का चरित्र तो बेटा, मुझे लगता है इस दुनिया में जितने भी डिटर्जेंट हैं, जितने भी ये कपड़े धोने वाले साबुन हैं, ये जब बन रहे थे ना, तो ये सिर्फ इसीलिए बन रहे थे कि इन आदमियों को पुरुषों को हाथ में दे दिए जाएं और इनसे कहा जाए कि औरत के चरित्र को धो दो। अपने गंदे कपड़े इनसे धुलते नहीं, औरत के चरित्र को धोते हैं। अपने अंदर झांका जाता नहीं, औरत को घूरा जाता है। अपनी बुराइयां, इनको बुराई कभी लगती नहीं, और औरत की अच्छाई को कभी ये गिनते नहीं।
खुद इनसे एक नेकी का काम होता नहीं, औरत को नेकी करने देते नहीं। इतिहास गवाह है इस बात का। इनकी हर चीज का, हर एक कार्य का आरंभ स्त्री है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलती, मैं सिर्फ एक बात आपको समझाऊंगी और मुझे लगता है उससे दर्शक भी समझ जाएंगे। आज एक वर्किंग लेडी अगर ये कहती है अपने वर्किंग प्लेस पे कि हमको 3 दिन या 2 दिन की लीव चाहिए क्योंकि हमें पीरियड्स टाइम पर पेन होता है, तो उस औरत को उल्टा ये सुनाया जाता है कि जब तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है तो तुम नौकरी ही क्यों करने चली आती हो। बहुत बड़ी समस्या है ये आज के समाज की। और ऊपर से ये कहा जाता है कि अगर लेडीज को हमने पीरियड्स के नाम पर छुट्टी दी तो हम मर्दों को किस नाम पर छुट्टी दें। औरतें तो एडवांटेज उठाती हैं। इसी बात पर मेरी ये 2 लाइन उस हर मर्द के कानों तक पहुंचा देना आराधना। ये लड़की जो मासिक धर्म का दर्द ना झेलती, ये लड़की जो मासिक धर्म का दर्द ना झेलती, तो इस पृथ्वी पर एक भी मर्द ना होता। सही बात है। जिस बात की ना आप रिस्पेक्ट कर रहे हो ना वैल्यू समझ रहे हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो हर 2 दिन बाद पेट संभाल के बैठ जाती हो, पेट में दर्द हो रहा है। हमने नहीं बनाई ये चीज, प्राकृतिक रूप से बनकर आई है। आपको जब पेट में दर्द होता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, हमें वो केवल पेट में दर्द नहीं होता, उससे हमें घबराहट भी होती है। कई कई बच्चियों को उल्टियां भी आती हैं, कई कई लेडीज को बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर गांठ होने का भी अनुभव होता है। कई कई बच्चियों को सूजन की भी प्रॉब्लम आती है, कई कई का सिर पकड़ जाता है, कई का खाना खाने का मन नहीं करता, भूख मर जाती है। बहुत पेनफुल होता है। हर बॉडी का अपना अलग एक रिएक्शन है इन पीरियड्स के दौरान। वो सब रिएक्शन, एक्शन और वो पेन वो एक फीमेल झेलती है। तब तुम जैसे इस बात पर बोलने के लिए, कटाक्ष करने के लिए और इतनी गंदी जबान निकालने के लिए मर्द पैदा होते हो। और फिर ये तो चलो ठीक है कि पीरियड्स को लेके उन्होंने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि महिलाओं को तकलीफ होती है। पुरुषों के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उनको टी शर्ट पैंट पहनना है और वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये हर महिला पे लागू नहीं होता है कि वो जींस टॉप पहन के हर जगह जाए। भले ही समाज कितना भी बदल गया हो, कितना भी आधुनिक हो गया हो। नहीं, अगर वो अपने ऊपर इस चीज को लागू करती है तो उनका कैरेक्टर जज किया जाता है। हाँ, कितना भी आधुनिक समाज अगर हो गया वो टी शर्ट और जीन्स पहनकर निकल जाए तो ये कहा जाता है अरे देखो कपड़े पहनने के ढंग नहीं है। अगर उनका कपड़ा कहीं से भी जरा सा छोटा है तो उन्हें छिछोरे तरह के ताने मारे जाते हैं। लड़कियों को ये कहा जाता है कि ये इस तरह के कपड़े इसलिए पहन रही है कि हमें इनवाइट कर रही हैं। हाँ। साड़ी पहनने वालों पर भी तुम इनवाइट हो जाते हो। और 5 मीटर की साड़ी पहन के काम करना, 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना और बहुत बेहतरी से काम करना, ये एक महिला ही कर सकती है, एक फीमेल ही कर सकती है। और मैं आपको सच बता रही हूँ आराधना, मुझे ये फीमेल्स को लेके जो इतनी इज्जत है ना, ये इसलिए नहीं है कि मेरे अंदर ये इज्जत जो है वो किसी फीमेल ने डाली है। मुझे ये जो अनुभव कराया गया है ना मेरे घर के मेल्स द्वारा कि तुम रिस्पेक्टफुल हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम आप हमेशा साड़ी पहनती हैं? मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट्स भी पहनती हूँ, मैं चोला भी पहनती हूँ। मतलब आपको देखा ज्यादातर साड़ी में ही जाता है तो। हाँ, ज्यादातर साड़ी में ही रहती हूँ। और एक टाइम था जब आपकी तरह जीन्स भी पहनती थी,
शर्ट्स और पैंट्स भी पहनती थी, क्योंकि मेरे घर में मैं थोड़ा सा टॉमबॉयिश टाइप की ज़्यादा रही हूँ अपने परिवार में। लेकिन हाँ, मेरे घर के अंदर कुछ नियम आज भी हैं, पहले भी थे, मेरी लड़कियों पर भी आज भी लागू हैं। हमारे यहाँ हम स्लीवलेस नहीं पहन सकते, डीप गले नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ हम कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते जो थोड़ा अभद्र लगे या अश्लील लगे। तो ये थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मेरी बेटियों पे भी आज भी हैं। बाकी ऐसा नहीं है, आप जीन्स के ऊपर लॉन्ग टी शर्ट पहनो, आप कुर्ताज पहनो, आप शर्ट्स पहनो, टी शर्ट्स पहनो, पजामा पहनो, मना किसी चीज़ का नहीं है। बट सभ्यता में रहकर जो भी आप पहनना चाहो वो आप पहनो। पर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि लड़कियों के लिए ये भी एक तरह से टॉर्चर है कि जब वो समाज में इतना सब कुछ कर रही हैं तो बाहर निकलने के पहले उन्हें ये भी सोचना पड़ता है कि अब कपड़े भी हमें इस हिसाब के पहनने हैं कि सामने वाले को पसंद आए? नहीं, हमारे घर में तो देखिए, जो मेरा अपना परिवार है मैं उसकी आपको अवधारणा बता देती हूँ, मुझे और का नहीं मालूम। मेरे घर में तो केवल इन चीज़ों पे इसलिए रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हमारे पारिवारिक रूप में ना ये सारी चीज़ें अभी एकदम से पहनावे में आई नहीं हैं। तो ये होता है कि सामाजिक स्तर पे हम ही बड़े हैं। जैसे मेरी मम्मी अपने घर में बड़ी हैं बहनों में, मेरे मायके में मैं बड़ी हूँ, मेरे ससुराल में मैं बड़ी हूँ। तो एक ये होता है ना कि अभी आप बड़े हो तो अब आप थोड़ा सा भी मेंटेन करके चलोगे तो छोटे भी थोड़े से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। बस यही एक रीज़न है, बाकी मेरे यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी बाकी ये है कि थोड़ा सा आप कई कई जगह जब वो आपकी 100 चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो एक डिमांड कर रहे हैं तो मान लो। उनके भी शौक और पसंद ठीक है। मायने रखती है। और दिक्कत क्या है, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है, मैं इस तरह के कपड़े पहनकर कोई अपने आप को बहुत खुश भी महसूस नहीं करती। पर जब कभी पहनती, फ्रॉक खूब पहनी है, कॉलेज टाइम तक फ्रॉक खूब पहनी है, कॉलेज के बाद भी कभी कभी घर में पहन लेती थी फ्रॉक्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है, बच्चियां भी मेरी आजकल फ्रॉक्स पहनती हैं, तो कोई मतलब उनका सिर्फ ये कहना है कि आप जो भी कपड़े पहनो वो ऐसा ना लगे कि अच्छे नहीं लग रहे। तो है, अब ठीक है, अपने अपने घर की कुछ परंपराएं होती हैं, ये मेरे घर की परंपरा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब मेरे घर में जैसे नियम है कि पीरियड्स में अगर हम हैं तो हम लोग पत्तल में ही खाना खा लें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है। अगर फिर उस बर्तन को स्पर्श भी करेंगे तो वो फिर किचन में जाएगा। तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम पत्तल में ही खाना खा लें, हम किसी चीज़ को छुएं ना, उस समय हम कमरों से बाहर ना निकलें। या हमारा एक दूसरा ही वहीं पे दूसरा अपार्टमेंट है तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, वहाँ रह लेते हैं जहाँ हमारा बाकी का स्टाफ और वो सब रहता है, तो वहाँ जाके रह लेते हैं। तो देखो, कुछ परंपराएं हैं, अगर वो आप अपना सकते हो, खुशी खुशी हमने अपना रखी है, हमें इसमें कोई दुख भी नहीं है। मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है ये सब करके। मुझे लगता है ठीक है, मैं अपना, कम से कम मैंने सेवा उठाई है अपने ठाकुर जी की। मेरा मन है मेरे ठाकुर जी की सेवा करने का। और जब मैं अपने ठाकुर जी की सेवा ले रही थी तो मुझसे कुछ नियम बंधवाए गए थे। तो मेरा कर्म है उस नियम को बांधना, क्योंकि किसी को मैं प्यार से अपने साथ बांध के लाई हूँ। मेरी वजह से और लोग भी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब हमारे घर के जितने भी मेल्स हैं उनका किचन में ऐसे जाना अलाउड नहीं है। हाँ, क्यों? नहीं, आपके घर के मेल्स किचन में नहीं जा सकते हैं, महिलाएं बस जाएंगी? वो जहाँ खड़े होते हैं वो मतलब नियम है। हाँ। उन नियमों को पालन करोगे तो जाओ। ये विरासत में मिले हैं, पहले से चले आ रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपने बनाए? मैंने नहीं बनाए तो बुजुर्गों ने ही है। बस ये है कि उसमें से जितना हम निभा पा रहे हैं हम निभा रहे हैं। तो इसमें अब कोई ये बोले अरे ये औरत हो क्या ऐसी बात करी है कि मैं पत्तल में खाना खा रही हूँ, अरे इसे हवा क्यों बना रहे हो? आप इस चीज को एक अच्छे उस पे भी तो ले सकते हो कि ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं तो देखो वो नियम भी अपना रही हैं। अगर वो अपना रही हैं तो हम भी सेवा करें तो हम भी अपना सकते हैं। या फिर आप किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से ये सवाल कर सकते हो कि देखो हम तो उनकी तरह नहीं कर सकते, फिर उस केस में क्या करें? हर चीज का अपना सोचने का नजरिया है ना। अब ये तो है नहीं कि अगर मेरे यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता तो हम भूखे मर रहे हैं या हम खाना नहीं खाते। अगर हम नॉनवेज नहीं खाते तो हम वेज खा रहे हैं।
अब वेज में भी अगर हम लहसुन प्याज डाल के नहीं खा रहे तो क्या हमारे यहाँ रोजाना वैरायटी की सब्जियां नहीं बन रही? आप किसी दिन आइएगा, आपको बढ़िया थाली खाना खिलाएंगे बिल्कुल जरूर। और आप कहेंगे कि बिना लहसुन प्याज के भी कितना बढ़िया खाना बन रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है, आप अगर करना चाहो तो ऑप्शंस बहुत है। हम अपने आप को ना कहीं स्टक कर लेते हैं, हम अपने आप को कहीं ऐसे बांध लेते हैं। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है आराधना? आपने एक मूवी देखी होगी पीके, हाँ। आमिर खान की। एक पत्थर रखा जाता है, उसके ऊपर पान का चूना लगाया जाता है, वो चूना खुद खा लिया, मतलब वो पान खुद खा लिया जाता है ना। उसके आगे थोड़े से पैसे डाले जाते हैं और कहा जाता है कि अब देखो रॉन्ग नंबर। ठीक है, आपकी आस्था को आपकी मूर्खता बना दिया गया। आपको ये बताया गया कि आपके मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं और आप सारा का सारा दूध जाके शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हो। शिवलिंग से अर्पित होकर वो दूध प्रकृति में भी तो मिल रहा है, धरती को भी तो सींच रहा है, उससे आपकी फसल भी तो हो रही है, उससे धरती का तापमान भी तो बैलेंस हो रहा है। और फिर ये आस्था भी है। नहीं, अभी ये चीज आपने यहां तक तो देख ली, चलो ठीक है, मैं भी मानती हूं कि आप जितना शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, बाहर बैठे हुए किसी गरीब बच्चे को उतना और पिला दो। अगर आप एक थैली खरीद सकते हो तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर आप उसमें से 2 बूंद भी पानी में मिला दोगे तो भी वो दूध के समान ही माना जाएगा। 2 बूंद इत्र, 2 बूंद दूध, 2 बूंद शहद, जो भी आप मिश्रित करोगे जल के साथ, वो जल नहीं माना जाएगा, वो उसी का मिश्रण माना जाएगा। ठीक, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आपने उसको एक रॉन्ग डायरेक्शन के साथ उसको दिखा दिया दुनिया को। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर एक भी भिखारी नहीं बैठता? पूरे भारत का यही हाल है, हर जगह भिखारी दिखेंगे। एकमात्र हिंदू, एकमात्र सनातनी ऐसे हैं जो पैसे देकर दूसरे धर्म वालों को हमारे धर्म में आने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। मुगलों का शासन आया, डर से, मार से, पीठ से, जबरन औरतों को उठा उठा के उनसे अपने वंश चलवाए गए, आदमियों को कन्वर्ट किया गया, मुसलमान बनाया गया। आज की डेट में अनगिनत ऐसे मुसलमान हैं, अगर आप उनकी पीढ़ियां निकालेंगे तो आपको वो हिंदू मिलेंगे। करेक्ट, राइट। क्रिश्चियंस कितने से थे और आज देखिए 25 लाख रुपए ले लीजिए, क्रिश्चियन बन जाइए। 2 BHK का मकान देंगे, क्रिश्चियन बन जाइए। अरे और छोड़िए साहब, 2 इंजेक्शन में क्रिश्चियन बन जाते हैं लोग, ड्रग्स लेके। हिंदू करता है ये काम? नहीं। अब इस मूवी का एक नया ट्विस्ट देखो। एक पाकिस्तानी लड़का, अरे आप किसी और देश का भी बता सकते थे, आप उसे ये भी दिखा सकते थे कि वो फॉरेनर था, आप उसे कुछ और भी बता सकते थे, लेकिन आपने उसको पाकिस्तानी ही दिखाया और आपने उसको इतना अच्छा बता दिया। और चूंकि सुशांत सिंह से लोग बहुत प्यार करते थे, तो वो उस प्यार में उस बेसिक जो अंदर की हमारे माइंड को डाइवर्ट करने की जो पूरी राजनीति की जा रही थी, वो किसी ने देखी ही नहीं। और क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने सब चीजों को पाखंड कहना चालू कर दिया। क्यों हिंदू धर्म ही पाखंड है? मेरा एक वीडियो डाल दीजिए आप और कमेंट्स ऑन कर दीजिए, 100 ऐसे उसके नीचे मैसेजेस आएंगे, फलाने मौलाना जी से मैंने अपना काम कराया, मुझे मेरा खोया प्यार मिल गया 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे में मौलाना जी ने मेरी मनवांछित इच्छा पूरी कर दी, फलाने मौलाना जी ने मेरे ऊपर हुआ तंत्र मंत्र दूर कर दिया। क्यों इन मौलानाओं के अंदर हिम्मत नहीं है बैठ के ऐसे पॉडकास्ट कर लें?
200 प्लस पॉडकास्ट होने जा रहे हैं मेरे। एक पॉडकास्ट तो बता दो जो ये मौलाना करके बता दे कि हाँ हम ये किया कराया खत्म कर रहे हैं। इन्हें कोई ट्रोल तो करके दिखा दो, जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज की औरतों को ट्रोल किया जा रहा है। और यही काम अभी टारगेटेड हमारे साथ हो रहा है। मैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी टारगेट हूं। मुझे चुप कराने के लिए, सनातन धर्म का साथ देने के लिए, मुझे ये रोज रोज की बदनामी, रोज रोज का मेरे ऊपर आक्षेप, मेरी 4-4, 5-5 शादियां, मेरे घर में श्री कृष्ण घूमते हैं इसका मजाक, मेरी 3-3 सेकंड की क्लिप्स निकाल निकाल के, पूरा पॉडकास्ट नहीं सुनाया जा रहा, 3 सेकंड की वीडियो लगाई जा रही है और उसके ऊपर बैठ के कमेंट्स धरे जा रहे हैं। और सारी की सारी पंडित औरतें और आ गई हैं अब तो। ये देखिए, आप अभी कह रही थी ना पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण आदमी फिर भी अपने धर्म को जानता है, मानता है और उसका साथ देता है। वो भगवान जाने वो नाम ही पंडित लगा रही है या वो अंदर से वो भी कुछ और है, कन्वर्टेड। एक महिला ही एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सच है क्या नहीं, समाज में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छी संस्कारी ज्ञानी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं जाएंगी, बल्कि वो महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। मदर टेरेसा ने ऐसा क्या कर दिया था जिनको आपने मदर की उपाधि दे दी? सच पता है लोगों को उनका। और एक हमारे समाज की ऐसी महिला जिसने अनगिनत अनाथ बच्चों को पालने के लिए, जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें रोज बैठाकर रोटी खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया, वो माँ नहीं है, वो मदर नहीं है। हमारे घर घर के अंदर फूट डाली जाती है, तुम्हारी ननद ऐसी, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, तुम्हारा भाई ऐसा करता है। और जानती है ये कौन करता है? सारे मौलाना। तुम्हारे घर पे बेटा तेरी सास का किया कराया है। कौन बोलता है इनके खिलाफ? कौन सा झिंगुर आके इनके खिलाफ एक बार भी औरतों को ये समझाता है कि भैया इन लोगों की बातों में मत आओ? टारगेट कौन किया जाता है? एक हिंदू सशक्त वो महिला जो इन जैसे खालिस्तानी पाकिस्तानियों की छाती पर पैर रखकर सक्सेस हो रही है, वो खटक रही है इनको। कैसे ये सब लड़कियों को पहुंचा देती है मंदिरों के अंदर, बेटा ये उपाय करने के लिए मंदिर चले जाओ, बेटा ये चीज राधा कृष्ण को चढ़ा कर आओ, तुम्हारे घर में शांति नहीं है, जाओ हनुमान जी के मंदिर में 2 लड्डुओं का भोग लगा कर आओ, नहीं बर्दाश्त होता। शनि अमावस आ रही है, जाओ बेटा ये चीजें दान करके आओ। क्यों? महिलाएं अगर मंदिर जाना चालू कर देंगी तो उनके घर में धर्म का प्रवेश होगा, उनके घर के बच्चों में सद्बुद्धि आएगी। हमारे सेना के अंदर सबसे अच्छे जो सैनिक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे सरदार भाई। कोई मुसलमान किसी सरदार की कॉलोनी में जाकर हुड़दंग नहीं मचाता। मचा के देख लो, एक घर काफी है एक सरदार का। टारगेट आज की डेट पर कौन है? पूरा पंजाब, जिसे नशे का आदी कर दिया गया है, जिसके दिमाग में ये घुसा दिया गया है विदेश, पैसा, ग्लैमर, दिखावा भर दिया गया है ये। अरे सबसे बढ़िया सिस्टम होता था उन लोगों का, वो तो अपने गुरुद्वारे में करोड़पति होकर भी पोछा और झाड़ू लगा लेते हैं। उनके यहाँ कहां से इतना लोभ लालच आ गया, जिनका धर्म उनको ये सिखाता है कि आपको इतना इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एक सिंगर जरा सा ऊपर क्या उठ गया, आपने उसको गोली मार दी। ये हमारे देश के पंजाबी नहीं कर रहे, ये वो कर रहे हैं जो पाकिस्तानी है पीछे से, जो अपने बाप दादाओं से पाकिस्तान का खून लेकर आए हैं और जो अब देश का बंटवारा करने के नाम पर खालिस्तानी बने बैठे हैं। ये वो लोग हैं, ये हमारे देश के पंजाबी भाई नहीं है।
ये हमारे देश के वो सरदार नहीं है, बाहर का पैसा यहां लाके लोगों को बरगरा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। बैठे बैठे अरे क्या मिलेगा तुमको, तुम्हें क्या कर लोगे तुम एस्ट्रोलॉजी करके, कितना कमा लोगे महीने का, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, अरे छोड़ो, घर बैठे बैठे मैं तुमको 10 लाख कमाने का मौका देता हूं। तो ऐसे लोगों को तो मैं बुरी लगूंगी ना। ऐसे लोगों की छाती पे जब मैं खड़ी होती हूं, एक औरत इतनी भारी पड़ रही है कि पूरी सेना लगी है उसको उड़ाने के चक्कर में। जब एक महिला आगे बढ़ती है समाज में तो पूरा का पूरा समाज अच्छा, उसके पीछे आप खींचने लगता एक है। चीज और देखो आराधना, किसी दिन आप बैठना, मैं आपको 10 दिन 15 दिन छुट्टी पर बैठाऊंगी एक जगह, और मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे सारे पॉडकास्ट उठाओ जितने आज तक मैंने किए हैं, और आप बिल्कुल न्यूट्रल होके वो सारे पॉडकास्ट सुनना। आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसी सनातन की बातें मिलेंगी। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं आपके। ठीक, तो ये कौन से ऐसे पॉडकास्टर्स हैं या फ्रॉडकास्टर्स हैं जिनके पास जाकर ये ऐसी छोटी छोटी क्लिप दिखाई जाती है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे होमवर्क करके नहीं आते क्या? आज आप मेरे साथ बैठी हैं, आप फोन में इतने सारे प्रश्न लेकर बैठी हैं, होमवर्क करके आई हैं, कितनी चीजें आपने मेरी देखी होंगी, समझी होंगी, कितने क्वेश्चंस निकाले होंगे, कितना सोचा होगा ये मैम से पूछूं नहीं पूछूं। अपने 2 दिन 4 दिन की वर्किंग करी है ना आपने, तब आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने बैठी हैं। आपकी मेहनत मेहनत नहीं है। आप अपने फॉलोअर्स को, आप अपने लोगों को, जो आपका परिवार है, जो आपका यूट्यूब परिवार है, जो आपका इंस्टाग्राम परिवार है, उसे आप कुछ बेहतर देना चाहती हैं। आपने मुझसे ये तो नहीं कहा कि मैम यहाँ पर बैठ के आप रोइए, मैम आप यहाँ बैठकर बुराइयां करिए, नहीं। आपको फ्री विल है मैम, आप वही बोलिए जिससे आपको लगता है कि समाज में कुछ अच्छा हो सकता है। विमेंस टॉक एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम उन महिलाओं को लाते हैं जिनके जीवन को देखकर हमारे जो दर्शक हैं, जो महिलाएं, पुरुष या फिर किसी का भी परिवार कुछ सीखे, प्रेरणा ले, और फिर वो अपने जीवन में आत्मसात करके अपनी प्रेरणा बनाए, सफलता की यही सीढ़ी होना भी चढ़े। यही चाहिए अगर हम देखें तो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बहुत लोगों को खटक रही हूँ, हाँ। मैं बहुत लोगों के लिए बहुत दिक्कत का कारण बन रही हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ समाज को नहीं दे पा रहे, वो जो समाज को नहीं परोस पा रहे, जिससे वो समाज को चेंज करने के लिए अपना कोई हाथ नहीं बढ़ा रहे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको मेरी करी हुई बुरी लग रही हैं। इन्होंने कभी आज तक जाकर किसी 2 व्यक्ति की नौकरी नहीं लगवाई होगी, बल्कि एक बैंक में काम करने वाली महिला के ऊपर इतना गंदा बोला गया है। तो देखिए, महिला तो आदमी को हमेशा अखरती है, लेकिन किस आदमी को अखरती है? जिसकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जो खुद किसी काबिल नहीं होता, उसको अखरती है। जो काबिल होता है वो उसको हेल्प करता है, वो उसको और ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि आदमी को शारीरिक मानसिक रूप से कुदरती प्रकृति ने स्ट्रांग बनाया है, और औरत को थोड़ा सा इमोशनल बनाया है, उसे थोड़ा सा कमजोर बनाया है। कमजोर इन द सेंस अंदर से कमजोर नहीं है, भावनाओं से, मन से, इनसे कमजोर नहीं है, अपने इमोशन से, परिवार का सोचकर वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। शारीरिक रूप पे थोड़ा सा, चूंकि उसके साथ देखिए इतनी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा कमजोरी आती है। तो पुरुष को इसीलिए स्त्री के साथ बनाया गया है कि उसकी जो कमियां हैं वो उसको बैलेंस करे, ना कि उसको बिल्कुल मिटाने पर आ जाए। जब एक महिला समाज में आगे बढ़ रही होती है तो पुरुष प्रधान समाज इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाया और आज भी पीछे खींचने का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि समाज में जो विधवा महिलाएं हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, या फिर जो वर्किंग वुमेन्स हैं, तो समाज का जो नज़रिया है उनके लिए वो उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक औरत अगर घर से बाहर काम करने जाती है, ये तो कुछ गलती करने जा रही होगी, उसके कैरेक्टर को सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। कोई सिंगल मदर है,
तो इसने तो तलाक ही इसलिए दिया क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा होगा। अगर कोई लेडी विडो हो गई तो यही कारण थी जिस वजह से वो चला गया। हमारा समाज इस दुनिया में किसी भी स्त्री के लिए कभी खास करके पुरुष और चंद पुरुष और वो चंद महिलाएं जो ऐसे पुरुषों को जन्म देती हैं, वो कभी मुझे लगता नहीं कि एक अच्छे समाज की नींव रखने में सहयोग देते हैं। पर समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, सब बहुत अलग उससे आ रहे हैं। जेनजीज के अंदर मैं बहुत परिवर्तन देख रही हूँ। बहुत कदर करने लगे हैं वो अपने पार्टनर्स की, बहुत सहयोग करते हैं, बराबर से काम कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत बदल रहा है और इसका एक बहुत अच्छा फल महिला वर्ग को मिलेगा। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आप एक महिला हैं और सफल महिला हैं, तो आपकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? मेरी सफलता का श्रेय तो मेरे ठाकुर जी को, मेरी माँ कामाख्या को जाता है, और अगर उसके बाद आप कहें तो मैं कहूँगी मेरे पति देव को जाता है, जिनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करी है, क्योंकि मुझे देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा कि मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और अगर वो एक जीवन साथी के रूप में मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ कभी नहीं होती। एक अच्छा पार्टनर एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शायद मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम दोनों हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। आपके पति आपकी स्ट्रेंथ है। मेरे पति मेरा सुकून है। मैं जब बहुत अस्त व्यस्त हूँ, मैं जब बहुत परेशान हूँ या मैं बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ, तब मुझे लगता है ही इज़ ओनली द वन जिसे पता है कि अब इसको रिलैक्स कैसे करना है। उनको ये पता है कि अब जैसे सपोज अगर मेरे को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो वो उसी समय मेरा मूड चेंज कर देंगे। वो उस समय मुझे कुछ अच्छा सा खिला देंगे कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये बना देता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये तैयार करवा देता हूँ। तो वो एक मूड चेंज हो जाता है। अगर उनको लगता है कि मैं बहुत उलझन में हूँ और कोई चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, तो वो कहेंगे सुनो तुम 2-4 दिन कामाख्या क्यों नहीं हो आती, लाओ मैं टिकट करा देता हूँ। तो ही इज़ ओनली द वन जिसको पता है कि इसका सुकून क्या है। तो वो सारे काम उस समय करते हैं। ये नहीं कि अगर मैं परेशान हूँ तो और परेशानी डाल दी सिर पे, या अगर मेरे को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो 4 अपनी चीज़ें और कह दी कि मैं और भड़क जाऊं, मैं और गुस्सा हो जाऊं। नहीं, काली को शांत करना महादेव को ही आता है। तो मुझे लगता है हर धर्म पत्नी के लिए उसका पति उसका सुकून होता है। या तो वो सुकून दे दे या वो सुकून छीन ले। आज भी महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 100% करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में आपने बहुत लंबे समय से काम किया, परिवार संभाला, और आप हर मायनों पे आपने बताया कि खरी उतरती हैं, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बेटी है, और अच्छे से परिवार संभाल रही हैं, और आपका परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट कब आया जब आपको लगा हो कि हाँ मैं सफल हो गई? ये बड़ा इमोशनल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। ये मोमेंट आया था, मेरे यहाँ पर एक फंक्शन था और मेरे पूरा परिवार मेरा इकट्ठा था, और सारे घर के जितने भी बच्चे हैं, मेरे इवन मेरे साथ बच्चे रहते मेरे स्टाफ के, वो सब लोग बैठे हुए थे। और सबसे ऐसे ही मेरे भाई की बच्चियां हैं, वो कुछ ना कुछ मुझसे पूछती रहती हैं, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। तो उन्होंने कोई मेरा मैन्युफेस्टिंग का पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुआ आपने बताया था कि ऐसे करो तो मैन्युफेस्टिंग पूरी होती है, तो क्या सब मैन्युफेस्टिंग पूरी होती है? तो मैंने उसको हंसते हुए कहा, मैंने कहा तुझे क्या मैन्युफेस्टिंग करनी है? तो कह रही है कि मुझे अगले जन्म के लिए मैन्युफेस्टिंग करनी है, अब इस जन्म के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, अगले जन्म के लिए मैन्युफेस्टिंग करनी है।
तो मैंने कहा अगले जन्म की मैनिफेस्टिंग अलग तरह से होती है, वो ये नहीं होती है जो मैंने बताया। तो इस टॉपिक पे छोटा सा एक पॉडकास्ट चल गया, घर के सब लोगों के बीच में बातचीत चल गई, वार्तालाप होने लगी। तो सब पूछने लगे अगर ऐसा करना हो अगले जन्म में तो क्या मैनिफेस्ट करना पड़ता है, अच्छा पति चाहिए हो तो क्या कैसे मैनिफेस्ट करें, अगर हमको अगले जन्म में बहुत धनाढ्य परिवार में जाना हो तो क्या मैनिफेस्ट करें, ऐसे करके बात चलने लगी। तो अब सब एक साथ बोलने लगे, तो मैंने कहा अच्छा रुको रुको, मैं एक एक करके सब पूछो, मैं एक एक करके सबको आंसर बताती हूँ कि किसको क्या कैसे करना चाहिए करके। तो बात मेरी बेटियों पे आई, तो वो दोनों बैठी हुई थी चुपचाप, कुछ बोल नहीं रही थी। तो मैंने कहा बताओ तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए। तो दोनों ने ना एक ही मैनिफेस्टिंग की कि मम्मी कोई ऐसी पूजा बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसी मैनिफेस्टिंग बता दो कि अगले जन्म में भी आप ही हमारी मम्मी हो। यही सफलता है। इमोशनल मोमेंट है काफ़ी कि जब आपकी बेटियां ये चाहती हैं कि हाँ, हालांकि हर उस बच्चे का ये सपना होता है कि इस जन्म में जो उसकी माँ है वो अगले जन्म में भी उसे माँ बन के मिले, क्योंकि शायद माँ कोई शब्द नहीं है, एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया नहीं जा कर सकता। सकते। तो बस यही रही मेरी। मम्मी के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी अपनी माँ के लिए यही सोचती हूँ कि मेरी मम्मी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। माँ है तो हम हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं आज भी उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या खुद वो अपनी ग्रोथ रोक देती हैं कभी कभी? कभी नहीं रोकती हैं। बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह पुरुषों द्वारा रोकी जाती हैं। मेरे यहाँ तो मैं हंसती हूँ, मेरे यहाँ कोई जैसे जो काम करती हैं या जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं, या अगर मैं कहीं गई, जैसे मैं अभी एक कहीं किसी जगह पर गई थी, वहाँ पर मैं आधा घंटा रिसेप्शन पे बैठी थी और वो जो महिला थी वो फ़ोन पर बात कर रही थी किसी से, और वो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो कुछ उनके घर में तकलीफ चल रही है। तो काम भी ऐसा है, स्वभाव भी ऐसा है। जब ये हो गया, उन्होंने कहा सॉरी मैम, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोली मैम वो हस्बैंड है ना, उनके साथ थोड़ा सा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो, मैं और 10 मिनट वेट करती हूँ, फिर कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं तो सबको हंसती हूँ कि महिलाओं की अगर आपको एनर्जी ड्रेन करनी है, अगर महिलाओं को आपको काम नहीं करने देना है, तो उनको किसी ना किसी पुरुष के द्वारा, चाहे वो घर में पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे घर के अंदर पिता हो, चाहे भाई हो, घर के किसी ना किसी पुरुष के द्वारा उनको परेशानियां देना चालू कर दो। तो आप देख लेना, वो बच्चियां बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ नहीं कर पाती हैं। आप त्रिशिला जी हैं, और अगर आपको एक पावर मिले कि आपको समाज में कुछ बदलना है, एक चीज़ सोसाइटी में आपको बदलने को अगर दी जाए, तो आप क्या बदलना चाहेंगी समाज के लिए या समाज में रह रही महिलाओं के लिए? मैं कोई ना कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी पद्धति ज़रूर चलाना चाहती हूँ जिससे महिलाएं अपनी स्वयं की शक्तियों को जानें। मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसका भी गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है या उठा दिया जाता है। मैं ऐसी कोई चीज़ उनके लिए, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो कोई थेरेपी के रूप में हो, मैं ऐसी कोई चीज़ उनके लिए करना चाहती हूँ जिससे वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर सके, इमोशंस और लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों में बैलेंसिंग करना सीख सके। महिलाओं को खुद लगता है कि वो कमज़ोर हैं, जबकि वो सब कुछ कर सकती हैं। जब आप दिन रात किसी के अंदर एक ही बात को भरेंगे तो वो बात कहीं ना कहीं सत्य तो हो ही जाएगी ना। क्योंकि शहरों में भले ही महिलाओं का जो एक स्तर है वो बदला हो,
कई गांव में भी बदला है, लेकिन ये हर जगह अभी नहीं हो पाया है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, पर लोगों की सोच आज अगर भी हम वही है। स्टेप 1 से सिस्टम से चलें, एक हम्म। औरत का बलात्कार होता है, हम्म। ठीक है, इतना बड़ा दिल्ली के अंदर एक रेप केस होता है, और उस रेप केस के अंदर जो अपराधी था उसे ये कहकर कि वो माइनर है, उसे एक सिलाई मशीन देके उसके जीवन को सुधारने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। जब इस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है तो हर लड़की को यही कहा जाएगा ना कि बेटा ध्यान से जाना, बेटा ये करना, ये मत करना, वो मत करना। तो उदाहरण कैसे रखे जा रहे हैं समाज के अंदर? परिवार ही ये चीज उनके मन में डाल देता है कि वो कमजोर है, जो आप मुझे ऐसे देश बता दीजिए जहां पर रेप के बहुत गंदे तरीके से दंड दिए जाते हैं, वहां पे रेप करने की ताकत है किसी मर्द के बहुत सारे अंदर? ऐसे कंट्री हैं जिनमें बहुत सख्त कानून है। तो वहां रेप कितने होते हैं? नहीं होते। और यहाँ, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ज्यादा। लड़की घर से अगर गायब है और जाकर पुलिस वाले को कहा जाता है कि घर से लड़की गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, फोन नहीं लग रहा है, अफेयर होगा, भाग गई होगी, क्या मतलब है? किसी की बच्ची गई है, अगर वो भाग भी गई, अगर वो किसी के साथ चली भी गई, आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर उसको ढूंढने की कोशिश तो करो। 24 घंटे वेट करोगे वो वापस आ जाएगी, तब तक तो करने वाला अपना काम करके चला जाएगा, मार के पटक दी जाएगी, जला दी जाएगी, दफना दी जाएगी, काट के पीसेस में कहीं पटक दी जाएगी। उसके बाद आप सिर्फ एक न्यूज छाप दोगे। और कह दिया जाता है कैरेक्टरलेस होगी। बहुत आसान है समाज के लिए कह देना। तो सिस्टम शुरू से खराब है। अगर आप कहती हैं कि एक व्यवस्था आप क्या बदलेंगी, और अगर मेरी व्यवस्था, मेरी कंट्रोल में अगर चीजें आती हैं, तो मैं सबसे पहले यही व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी कि औरतें खुद से मजबूत हों और ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करें जहां पर उनके साथ किए जाने वाले शोषण का तुरंत सजा दंड हो, तुरंत दंड हो। जितने भी रेप केसेस हैं इसमें यहाँ पर बैठा दिया जाए महिलाओं को, और महिलाओं को छूट दे दी जाए कि आप जितना गंदे से गंदा दंड दे सकती हैं दे दें। करवाइए। आपको क्या लगता है, महिलाओं की सक्सेस में ब्यूटी और लुक्स रोल प्ले करते हैं? नहीं, नहीं करते। नहीं करते कि करते हैं कई बार? फील्ड कैसी है वो देखने वाली है। टैलेंट मैटर करता है। टैलेंट बहुत मैटर करता है। सक्सेस आप हो गई, और सफल होने के बाद त्रिशला जी के जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव था जो सबसे ज्यादा मजेदार था? मैं सफल नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो गई। मेरी सफलता के मायने अभी कुछ और हैं। आप व्यूज़ और उससे अगर आप मेरी सफलता कह रही हैं तो ये सफलता नहीं है, ये प्यार है। ये उस चीज़ का प्रमाण है कि जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा में कार्य करने को अच्छा मानते हैं। अगर आप इसको सफलता कह रही हैं तो मेरे मायनों में ये सफलता नहीं, ये मेरे साथ लोगों का जुड़ाव, प्यार, एहसास और अपनापन है। ये मेरा ही परिवार है जो मेरे साथ अपनत्व के साथ जुड़ता चला जा रहा है। इन बच्चों पे मेरा अधिकार है और मैं इन बच्चों को अच्छी सलाह देती हूँ, समय आने पर डांट भी देती हूँ, समय आने पर इनको गलत चीज़ें करने से रोक भी देती हूँ। तो ये मेरा वो परिवार है। और अगर आप ये कहें कि सफल होने के बाद मेरे अंदर क्या सबसे बड़ा बदलाव आया, तो बदलाव कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ लोग जुड़े। आप जुड़ी, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे और हैं जो जुड़े। दुनिया और करीबी से देखने का मौका मिला, लोगों से और मिलने का मौका मिला, पर्सनली लोगों के साथ जुड़कर उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इस पूरे सफ़र के अंदर एक ऐसा शख्स जो मेरे साथ
मैं उन्हें अपने से अलग ही नहीं मानती, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो मेरी ही प्रतिबिंब है और मैं उनका प्रतिबिंब हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। कौन है वो खास? मैं दीदी की बात कर रही हूँ, डॉक्टर वाय राखी। तो हाँ। उनका मिलना मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंज था, जो इसी सफलता के बाद हुआ। हम पहले भी बात करते थे, मिलते थे, लेकिन इस तरह से नहीं। और इस सफलता के बाद जो एक चीज़ मुझे समझ में आई, वो ये कि जो महिलाएं ये बात कहती थीं, जो समाज ये बात कहता था कि महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, और जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी में कोई दम नहीं होता, वो महिलाओं को हमेशा टारगेट करके उनके सर पे पैर रख के बुलंदियों पर जाना चाहते हैं। ये जो कहावतें थी ना, ये सारी सत्य होती हुई मेरे सामने आई, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं, क्योंकि मेरे घर का माहौल अलग था, मेरे घर के मेल्स बहुत अलग थे। मुझे हमेशा जो लोग मिले, उन्होंने सबने बड़ा जो है इस बात को अप्रिशिएट किया, अरे वाह, अरे बहुत अच्छा। मेरा कोएड स्कूल था, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेल्स हैं, और उन्होंने मतलब कभी आज तक मुझे ये नहीं किसी चीज़ पर फील कराया कि मैं फीमेल हूँ तो मैं उनसे कहीं कम हूँ, बल्कि उल्टा होता था। उल्टा होता था कि उनकी कहीं लड़ाई हो जाती थी तो मैं जाती थी, उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं जाती थी सॉल्व करने। तो अलग सा माहौल मेरे घर में रहा। मेरे से जस्ट जो मेरा छोटा भाई है, वो बड़ौदा रहता है, तो उससे अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई काम पड़ गया या कभी वो राखी पर नहीं आ पाया। वैसे हम लोग जन्माष्टमी पे राखी बांधते हैं, हम लोग राखी पे राखी नहीं बांधते हैं। तो राखी पे जैसे कभी कोई बात हुई या ये कह दिया अरे ऐसे ही आ जाता, नहीं राखी बंधनी थी, कोई बात नहीं, आ तो जाता। तो वो हंसते हुए कह देता है, अच्छा ठीक है ब्रो, तू भेज दे राखी, मैं बंधवा लूँगा। तो बड़ा अलग सा वो है कि मतलब मेरे घर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह हमेशा लिया जाता है। मैं कई बार हंसते हुए कह भी देती हूँ तो मुझे कहते हैं, क्या पूछे तुमसे कि तुम परेशान क्यों हो? क्या पूछे? हमें मालूम है तुम सारी परेशानियों का हल तुम्हारे पास है, तुम निकाल लोगे। तो इस तरह का वो रहा है मेरे घर में हमेशा। तो मुझे ये चीज़ पर विश्वास नहीं होता था कि भाई महिलाओं को कोई क्रिटिसाइज करता है बेमतलब, कोई किसी के पर्सनल लाइफ पे या उनके लिए बेमतलब बोलता है। वो चीज़ें अब समझ में आ रही हैं समाज में, सफल होने के बाद समझ में आ रही हैं कि आप दुश्मन आपके होते नहीं है, वो जबरदस्ती आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी अपनी असफलता होती है। वो अपने जीवन में अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाए, उनके माँ बाप ने उनको किसी लायक नहीं बनाया, सिर्फ एक लायक बनाया है काम करने के कि औरतों के बारे में बुरा बोलो, समाज में औरतों को अपमानित करो, बस यही लायक बनाया है उनको, बाकी वो नालायक हैं। ये चीज सफलता मिलने के बाद का अनुभव है, अगर आप इसे सफलता कहती हैं तो। आपने अभी बताया कि आप कोएड में पढ़ती थी और अच्छा था आपका, ज्योतिष सीख रही थी, स्कूल भी जाती थी, परिवार में आपको बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता था। कभी प्यार हुआ किसी से? मेरी पहली मोहब्बत मेरे ठाकुर जी हैं। वो पहली मोहब्बत का एहसास तो वही है, और बाकी जिससे प्यार हुआ वो मेरे साथ है। या ये कहूँ कि जिससे प्यार हुआ वो मेरा जीवन साथी है। मैंने आपको बोला ना कि लाइफ के अंदर ना आपके टारगेट जब सेट हो, गोल्स जब आपके सेट हो, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ज़्यादा बेहतर होता है? पता नहीं, अरेंज तो करके देखी नहीं। लव हुई और बढ़िया हुई और बढ़िया चल रही है। और अरेंज या लव पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी होता है, परिवार अच्छे मिल जाएं, साथी अच्छा है, तो फिर आपको दोनों शादियां ही फलित हैं। लव मैरिज में अच्छे बुरे सही गलत की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है,
और अरेंज मैरिज में अच्छे बुरे सही गलत की जिम्मेदारी परिवार की होती है, बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। तो अंत में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आप हमें दीजिए कि सक्सेस या पीस, पीस। लव या सेल्फ रिस्पेक्ट, लव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। करियर या फैमिली, फैमिली ऑफ कोर्स। चाय या कॉफी, चाय। स्ट्रांग वुमेन की एक क्वालिटी, एक सलाह जो हर लड़की को फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वुमन एक आइडल होती है अपने जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए, तो उसे ना टूटने की इजाज़त नहीं है, अपने दर्द अपने अश्क बहाने की इजाज़त नहीं है। आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मजबूत बने रहिए, कहिए मत हम मजबूत हैं, अपनी मजबूती बनाए रखिए और उस मजबूती से अनगिनत महिलाओं को भी मजबूत बनने के लिए प्रेरणा देते रहिए। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी होगी आपकी कामयाबी। आपको विमेंस टॉक का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस एपिसोड को लाइक कीजिए। और अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस एपिसोड को अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिशला जी के जीवन में जो संघर्ष रहा और जितने स्ट्रॉन्ग रहकर उन्होंने इन संघर्षों का सामना किया और अपने सफलता के शिखर पर पहुंची, वो आपके लिए भी एक प्रेरणा बने। और ऐसे ही आपको वुमेन्स टॉक के मंच पर प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहेंगी। आगे हम फिर लाएंगे आपके लिए अगला एपिसोड। आप खूब प्यार दीजिए हमारे वुमेन्स टॉक को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड को अंत तक देखने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे शो में। धन्यवाद।